A pleasant evening and a very warm welcome to the black hole. ये 21वीं सदी है। कहने को ये साइंस, इल्म, तरक्की, जमहूरियत, आज़ादी फ़िक्र, आज़ादी इज़हार, ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ की सदी है। लेकिन कैसा ये सितम है कि इन पैरेलल ये सदी इंतहा पसंदी, अदम रवादारी, शिद्दत अंगेज़ी और आमरीत के बढ़ते हुए साई की भी सदी है। और हम अपने इर्द गिर्द जब दुनिया में नज़र दौड़ाते हैं तो यूरोप हो, जनूबी एशिया हो या लातीनी अमेरिका, कहीं पर भी हमें एक ग्लोबल पॉपुलिज़म का रुझान दिखाई देता है। हमें जगह जगह सख्त गिर और इंतहा पसंद जो नज़रियात हैं वो हावी होते हुए नज़र आते हैं। और कुछ इसी तरह आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान भी है, आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं। आज का टाइटल एज ऑफ इंटॉलरेंस, ग्लोबल पॉपुलिज़म एंड राइज ऑफ द फार राइट इन द 21st सेंचुरी, जो इत्तफाक से उस किताब का उन्वान भी है जो मेरे बाईं जानिब यहाँ टेबल पे मौजूद है, जिसके मुसन्निफ़ आज हमारे साथ बतौर गेस्ट स्पीकर हैं मुनीब कादर, सिटिंग ऑन माई राइट। मुनीब लॉयर हैं, प्रोफेसर हैं ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एट द मिलेनियम यूनिवर्सिटी कॉलेज, और लिहाजा ये बड़े पैशनेटली अपने जो अपना मुकदमा है वो हमें उम्मीद है कि हमारे आगे रखेंगे। उनके साथ ही, बल्कि ये मेरे पीछे, मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ, इरफान कादर साहब है हमारे साथ। आप फॉर्मर चेयरमैन हैं फॉर पाकिस्तान बार काउंसिल अकाउंटेबिलिटी, फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी लॉ भी हैं, फॉर्मर प्रोसिक्यूटर जनरल फॉर नैब हैं आप, फॉर्मर हाई कोर्ट जज हैं। इसके अलावा आप फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं एंड फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इंटीरियर, अकाउंटेबिलिटी एंड लॉ रिफॉर्म्स। सर, बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे स्टेज को जीनत बख्शी है। ऑन माई लेफ़्ट सिट्स अमजद नज़ीर साहब, जो आज के सेशन की मॉडरेशन और होस्टिंग की ज़िम्मेदारी निभाएंगे। आप इन्हें जानते हैं, ऑथर हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया। थोड़ी सी जहमत करके प्लीज़ अपने सेल फ़ोन स्विच कर दें टू साइलेंट मोड, सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। बाहमी गुफ्तगू के बाद, जैसा कि यहाँ हमने एक जमहूरी कदर जो है उसको रवाज दिया है, और वो ये है कि आप भी इस मुकालमे का हिस्सा बन सकते हैं। बस इंतज़ार कीजिएगा व्हेन हाउस इज़ ओपन फॉर Q&A, और जब वो मरला है तो अपना हाथ बुलंद कीजिएगा ताकि आपको ये माइक्रोफोन दे दिया जाए। इसके बिना आपकी आवाज़ ऑनलाइन ऑडियंस तक नहीं जाएगी, तो बस इसका ख्याल रखिएगा। एंड दैट्स इट। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि अदम रवादारी का जो रवैया है, इसने आलमगीर सतह पर हमारे या तहज़ीब इंसानी के सियासी और समाजी ढांचे को किस तरह अपनी गिरफ्त में ले रखा है, और ये कि क्या इससे निजात का कोई रास्ता है या नहीं। प्लीज़ वेलकम अमजद नज़ीर, मुनीब कादर एंड इरफान कादर साहब। बहुत शुक्रिया नैयर, और बहुत शुक्रिया ब्लैक होल। जैसा कि नैयर ने अभी जिक्र किया है, पॉपुलिज़म, इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त, शनाख्त का बहरान और अपनी शनाख्त को सुपीरियर और दूसरों की शनाख्त को इन्फीरियर करार देना, और आज़ादी फ़िक्र व इज़हार का फुकदान, और इस पूरे का हमारे सियासत, हमारे समाज, हमारी तारीख़ के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और बिलखसूस मुनीब कादर की नई किताब, कंग्रेचुलेशंस, नई किताब, एंड यू आर अ प्रोलिफिक राइटर, आई एम रियली सरप्राइज्ड। इनकी किताब जो कि है एज ऑफ इंटॉलरेंस और ग्लोबल पॉपुलिज्म एंड डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी इन द 21st सेंचुरी, ये इत्तफाक से ऐसे मोड़ पर हम मुतारिफ़ करा रहे हैं जहाँ 10 दिन पहले यानी 9 और 10 मई को, बल्कि 22 अप्रैल से ये सिलसिला शुरू हुआ, तो हमें वो इंतहा पसंदी, पॉपुलिज़म, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना और एक ख़ास सियासी पोजीशन अख्तियार करके ख़ास किस्म के फ़ैसले करना, क्योंकि वो फ़ैसले उनके सियासी मफादात में होते हैं। तो इस तनाजुर में मैं समझता हूँ ये किताब या इस किताब का तारुफ़ और आज की बहस मुबाहिसा बातचीत इंतहाई अहम और रेलेवेंट है। यहाँ पर काफ़ी सारे नौजवान, सब नहीं, काफ़ी सारे नौजवान या तलबा मौजूद हैं, और कुछ और दोस्त भी ऐसे हैं, हो सकता है उन्होंने किताब को ना देखा हो। तो ये बेहतर है मैं ज़रा किताब का तनाजुर, उसका 2-3 मिनट में तारुफ़ करा दूँ कि हम किस तनाजुर या किस पस मंज़र में बात कर रहे हैं। ये मैंने कमोबेश सारी किताब गुज़श्ता 2-3 दिनों में पढ़ी है, मैं इसलिए बहुत मुख्तसर उसका तारुफ़ सादा लफ्ज़ों में कराऊँगा कि इन्होंने क्या समझने और समझाने की कोशिश की है। मजमूई तौर पर तो ये किताब पॉपुलिज़म पर है। पॉपुलिज़म क्या है, पॉपुलिज़म को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, और पॉपुलिज़म पाकिस्तान
हिंदुस्तान, इसराइल, बरतानिया, यूनाइटेड स्टेट्स और किसी हद तक जिनका आपने ज़िक्र नहीं किया मैं कर देता हूँ, जर्मनी, फ्रांस और स्कैंडिनेविया में भी इसके आसार देखे जाते हैं। इस तनाजुर में इस किताब का इन्होंने इस किताब में इन तमाम मसाइल का बखूबी और इंतहाई गहराई से मुतालिया किया है, मुशाहिदा किया है, तज्ज़िया किया है। इसके 5 हिस्से हैं। इसका पहला हिस्सा जो है वो इमरान ख़ान पर मुश्तमिल है, इमरान ख़ान के पॉपुलिज़म पर मुश्तमिल है और उस पर टू माय सरप्राइज़ जिसे कहते हैं कोई 260 में से कोई 110 के करीब सफ़हात इन्होंने सर्फ किए हैं। उसमें जिन चीज़ों का या जिन पहलुओं का अजमाला इन्होंने ज़िक्र किया है उसमें यह है कि बैकग्राउंड ऐसे कौन से वाक़यात थे जिसकी वजह से इमरान ख़ान पॉपुलर हुए या अपने आप को पॉपुलर किया या लोगों में मकबूल हुए या मकबूल रहे हैं, और फिर पॉपुलिज़म बज़ाते ख़ुद क्या है और इमरान ख़ान का पॉपुलिज़म क्या है, और किस तरह पॉपुलिज़म और पर्सनैलिटी कल्ट का यानी एक शख्सियत साजी और शख्सियत परस्ती का आपस में क्या ताल्लुक़ है और इमरान ख़ान इससे कैसे जुड़े हुए हैं। इमरान ख़ान का अपना जो अपोजिशन स्टाइल था, यानी अपोजिशन को किन अल्फाज में चोर डाकू लुटेरे हम सब जानते हैं, क्यों याद करते थे उसको, इमरान ख़ान का क्या फ़ायदा हुआ, कैसे फ़ायदा हुआ, यानी इमरान ख़ान की जो सियासी मुखालफत थी या हिज़्ब मुखालिफ को किस तरह मुखातिब करते थे और उसके पस मंज़र में क्या असबाब थे, इसका ज़िक्र किया है। और फिर प्रोजेक्ट इमरान कोट अन कोट, मुनीब कादरी इसको कहते हैं, 2018 से 2022 तक कि क्या पॉपुलर स्ट्रेटजीज़ थी जिन्होंने इमरान ख़ान की दाखिला और ख़ास तौर पर ख़ारजा पॉलिसी को मुनज़्ज़म किया, और फिर रफ्ता रफ्ता इमरान ख़ान का कोट अन कोट, मैं कह रहा हूँ अपनी राय नहीं दे रहा, इमरान ख़ान का ज़िवाल किस तरह हुआ या इमरान ख़ान की कम से कम साबका हुकूमत का ख़ात्मा हुआ 9 मई के बाद। वो भी पाकिस्तानियों के लिए ये तारीख़ कोई नई नहीं है, हम सब इससे जुड़े हुए वाक़यात से वाकिफ़ हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि बेशक इमरान ख़ान का सियासी या कम से कम चलें मौजूदा या आर्जी सियासी ज़वाल हमें नज़र आ रहा है, लेकिन उससे पर्सनैलिटी कल्ट बहुत मजबूत हो गया है। अगला चैप्टर जो है वो हम सब के लिए इंतहाई दिलचस्पी का बायस है, होगा और शायद मुस्तक़बिल करीब में रहेगा। वो है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी का पॉपुलिज़म। हम जानते हैं बहैसियत पाकिस्तानी नरेंद्र मोदी 2014 में पावर में आए, 19 में दोबारा आए और 24 में तीसरी मरतबा आए, ज़रा निस्बतन कम मार्जिन के साथ, लेकिन जो 2 अदवारे हुकूमत नरेंद्र मोदी के रहे हैं वो बहुत पॉपुलर थम्पिंग विक्ट्री जो है वो उन्हें हासिल रही है। और अभी 22 अप्रैल और फिर ख़ास तौर पर 9 और 10 मई की दरमियानी रात को जो कुछ हुआ, उसके बाद सरहद के इस पार और सरहद के उस पार जो बहस मुबाहिसा जारी है, जिस तरह का तशद्दुद, इंतहा पसंदी, एक दूसरे के मुखालिफ बातचीत, और शायद पहली दफ़ा हिंदुस्तान को ये भी एहसास हुआ है कि पाकिस्तान कोई गाजर मूली का खेत नहीं है, चढ़ दौड़ो, ये अपनी जगह। और पहली दफ़ा नरेंद्र मोदी और उसकी कमज़ोरियाँ या उसके मसाइल जो कि पॉपुलिज़म के बीच या पॉपुलिज़म के अंदर उसने छुपाया हुआ था, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है। लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते, जिस तरह नरेंद्र मोदी पर अभी बाएं बाजू का बिलखसूस और दाएं बाजू का भी बहुत ज़्यादा दबाव है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी किस किस्म का फ़ैसला करती है, क्योंकि बीजेपी से ही इस किस्म के सारे वाक़यात वाबस्ता रहे हैं। और लोग ये सवाल करते हैं, वंस अगेन मैं अपनी राय नहीं दे रहा, कि आखिर बीजेपी की हुकूमत में जब भी कोई इलेक्शन हो, वो किसी स्टेट का इलेक्शन हो या ओवरऑल नेशनल इलेक्शन हो, वो 2001 से लेकर 2024 तक या और फिर 2025 तक ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इसके पीछे कौन सी पॉलिसी, शऊरी पॉलिसी कार फरमा है, इसको समझने की ज़रूरत है। और फिर पुलवामा का जिक्र किया है और मोदी के इलेक्टोरल कैंपेन को रिलेट किया है। आर्टिकल 370 वो भी हम जानते हैं, जो कि कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता है, जिसमें कश्मीर की अपनी मतलब पार्लिमान है उनकी, और वहाँ पर डेमोग्राफिक शिफ्ट या चेंज आप नहीं ला सकते, उसको एब्रोगेट किया गया। और फिर सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट या नेशनल सिटीजन रजिस्ट्री, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीज़न NRC, उसमें किस तरह नरेंद्र मोदी का पॉपुलिज़म
पिन्हा था और उसमें उन्होंने किस तरह मकबूल किया अपने आप को कि किन के आप ख़िलाफ़ हैं, किन के आप हक़ में, कौन सी कम्युनिटी या कौन सा गिरोह है जो पाकिस्तान में शहरियत अख्तियार कर सकता है, हिंदुस्तान में शहरियत अख्तियार कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता। 370 के साथ इसका ताल्लुक़ है। और फिर किस तरह नरेंद्र मोदी ने ताकत पर अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत से मजबूत तर कर ली और इस वक्त एक जो पॉपुलिज़म है वो किस नहज पर या किस नतीजे पर हिंदुस्तान को उसने ला खड़ा किया है, जो कि शायद हिंदुस्तान के मुस्तकबिल करीब या मुस्तकबिल बईद के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खुल कर सामने आ रही हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला, लेकिन पॉपुलिज़म हम देख भी रहे हैं और टेलीविज़न, अखबारात और सोशल मीडिया के ज़रिए हमें भी मालूम है कि ये पॉपुलिज़म अब सिर्फ पाकिस्तान या हिंदुस्तान तक महदूद नहीं है। इसके रगो रेशे जो हैं वो मगरबी दुनिया में भी रफ्ता रफ्ता सरायत कर रहे हैं और अपनी गुंजाइश पैदा कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो स्लोगन है वो किस तरह पॉपुलर रहा है और उसका पहला दौरे हुकूमत और अभी 2024 के बाद दूसरा दौरे हुकूमत, इसमें क्या होने लगा है और मुस्तकबिल करीब में और बईद में क्या वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं, उस पर मुनीर कादिर ने हमारी तवज्जो दिलाई है। और फिर और तो और ब्रिटेन, जो कि एन एपिटमी ऑफ सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी वर्ल्ड ओवर जाना जाता है, उसमें भी हमने देखा है पॉपुलिस्ट थिंकिंग, नॉट नेसेसरली पॉपुलिस्ट पर्सनैलिटी, क्योंकि ये जो 3 केसेस मैंने पहले बयान किए हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और यूएसए, उसमें पॉपुलिस्ट पर्सनैलिटी और पॉपुलिस्ट कल्ट का रोल था। लेकिन यहाँ पर एक पॉपुलिस्ट ट्रेंड, पॉपुलिस्ट थिंकिंग, राइट विंग थिंकिंग, इमिग्रेशन, एंटी इमिग्रेशन, किसी हद तक एंटी मुस्लिम, वो पॉपुलिज़म रहा है। लेकिन पार्टी पॉपुलिज़म कहें या पर्सनैलिटी पॉपुलिज़म या पर्सनैलिटी कल्ट नहीं रहा है, बल्कि इतने ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर शायद ही बरतानिया की तारीख़ में आए और गए हों जितने गुज़श्ता 15 से 20 साल में आए और गए हैं। हत्ता कि एक प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सिर्फ 7 हफ्तों के लिए रहे हैं। तो उसका ताल्लुक़ ब्रेक्सिट, इमिग्रेशन के साथ बहुत ज़्यादा था, जिसे वो स्मॉल बोट इमिग्रेंट्स कहते हैं। इसका बहुत इफ़ेक्टिव तज्ज़िया किया है। और फिर किस तरह अगर कोई यहाँ पर असाइलम सीख करता है, रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 इफ़ आई एम राइट, तो उन्होंने कहा चलें रवांडा में भेज देते हैं जब तक इनका केस चलता है। तो ब्रिटिश पॉपुलिज़म की एक और डायमेंशन या एक और ट्रेंड या स्ट्रेंड्स है जिसको समझाया गया है और बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से ब्रीफली मैं कहूँगा बयान किया गया है। और फिर हम देखते हैं कि ये गज़ा, अब गज़ा एक मुस्लिम मुल्क होने के नाते, चाहे आप सेकुलर हों, लिबरल हों, राइट विंग से हों या लेफ़्ट विंग से हों, क्योंकि इतना ऑपरेशन या डिसप्रोपोर्शनल वायलेंस जिसे कहें, इतना ज़्यादा कत्ल व गारत शायद तारीख़ ने कभी नहीं देखा होगा कि बुनियादी इमदादी सामान फ़राहम नहीं है, बच्चे और औरतें उसमें 2/3 से ज़्यादा कत्ल हुए हैं। बल्कि वहाँ फ़लस्तीन का इस वक्त उसका जोग्राफ़िया आपके शजर, हजर, दरिया, सहरा, इसके साथ आपकी तारीख़, कल्चर, सकाफ़त, इकोलॉजी सब वाबस्ता होती है। अगर आप उसको स्वीप कर दें तो ये एक एफ़र्ट है कलेक्टिव मेमोरी को इरोड करने की। ये इस वक्त इसराइल की पॉलिसी है कि बिल्कुल यानी स्वीप कर दो हर चीज़ को। तो गज़ा को भी बहुत मौसर तरीके से बयान किया है। कंक्लूजन मैं नहीं पढ़ सका, टाइम नहीं बचा, तो ये पस मंज़र मैंने बयान किया है। अब हस्बे मरातिब मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं पहले इरफान कादिर से स्टार्ट करूं। बहुत सीनियर लॉयर हैं, इंतहाई फेमस हैं और सिग्निफिकेंट पोजीशंस पर रहे हैं। नैयर ने तारुफ़ किया है। सर, मैं आपसे इस किताब के तनाजुर में जानना चाहूँगा कि पॉपुलिज़म का पॉलिटिको लीगल जिसे कहते हैं पर्सपेक्टिव क्या है, और मुनीब कादिर की किताब में है, उसमें लेजिस्लेटिव इश्यूज़ हैं, उसमें पॉलिटिको लीगल बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो उस पर्सपेक्टिव में आप पॉपुलिज़म को कैसे देखते हैं, या पॉपुलिज़म का पॉलिटिकल लीगल इश्यूज़ के साथ क्या ताल्लुक़ होता है? तो ये किस तरह एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हैं या वीकन करते हैं? तो प्लीज़ आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू।
बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने कि पॉपुलिज्म का कानून से क्या ताल्लुक़ है, लीगल डायनामिक्स से क्या ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले तो जो मैं समझाऊँ पॉपुलिज्म को, वो एक ऐसा टूल है जो कि मुख्तलिफ सियासी धड़ों में से जो भी धड़ा पावर में आना चाहता है वो पॉपुलिज्म को अपनी फेवर में इस्तेमाल करता है। अब मुनीब साहब की किताब के तनाज़र में अगर हम देखें तो आपने जिस तरह से बाइफरकेट किया इसको कि पहला चैप्टर जो है 100 सफ़े तो सिर्फ इमरान खान के ऊपर हैं, फिर मोदी के ऊपर हैं और फिर यूके के ऊपर हैं। तो उस तरह से अगर आप देखें तो अब पहले हम इमरान खान साहब से शुरू होते हैं और पॉपुलिज्म को देखते हैं कि इमरान खान साहब की डेफिनेटली कोशिश थी कि वो पावर में आएँ, और हम सब जानते हैं कि वो एक क्रिकेटर थे, कोई सियासतदान नहीं थे, और बहुत बड़े क्रिकेटर थे, और मैं ख़ुद भी उनके क्रिकेट का बहुत मुद्दा था। और जब इमरान खान साहब जो है उन्होंने क्रिकेट जो है वो ख़त्म कर दी, रिटायर हो गए, तो मेरा भी इंटरेस्ट क्रिकेट में कम हो गया था, क्योंकि इमरान खान में एक बड़ी एक उनकी मर्दाना वजाहत थी जो कि क्रिकेटर की होनी चाहिए, और वो जिस तरीके से फास्ट बॉलिंग करते थे उससे जो एक हम में पाकिस्तानियत है कि भाई हमें फ़ील होता था कि हमारे वतन का कोई शख्स है, बाहर जा रहा है, विकटें गिरा रहा है, और वो सारा, तो वो एक नेचुरल हीरो बन गए। वो जब हीरो बन गए तो अब मामला था कि अब उन्होंने करना क्या है। तो उन्होंने शौकत खानम में एक अच्छा काम किया। शौकत खानम भी मार्ज़ वजूद में आ गया, उनकी वालदा को कैंसर था, उसका बड़ा इम्पेक्ट था उन पे, और वो शौकत खानम बन गया। शौकत खानम के बाद अब बड़ी कोशिश होनी शुरू हो गई कि किसी तरह से वो इन पावर आएँ। तो मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, उनको कोई नैरेटिव चाहिए था। अब वो सियासतदान थे नहीं, क्रिकेट नैरेटिव बन नहीं सकता था। क्रिकेट को कैसे नैरेटिव बनाते कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर हूँ, तो उस पर तो लोगों ने उस तरह से, ये तो लोग मानते हैं कि बड़े क्रिकेटर थे, और वो क्रिकेटिंग टर्म्स में अपना जो मुख्तलिफ व्यूज़ है वो भी एक्सप्रेस किया करते थे। लेकिन नैरेटिव जो था वो ये नहीं बन सकता था कि मैं चूँकि बहुत बड़ा क्रिकेटर हूँ लिहाजा आप मुझे वोट दें। तो उनको नैरेटिव कौन सा बनाना पड़ा? नैरेटिव उनको बनाना पड़ा मज़हब का, और दूसरा बनाना पड़ा पाकिस्तानियत का, जबकि ख़ुद वो मज़हब के करीब उस तरह से नहीं थे कभी भी अपने यंगर डेज़ में। और इसी तरह से वो पाकिस्तानियत भी उनकी जो थी वो तभी आई जब वो वापस आए। जब तक वो उनका जो बचपन था वो एचएसएन कॉलेज में गुजरा, फिर वो इंग्लिस्तान चले गए, वहाँ भी क्रिकेट खेली, काउंटी क्रिकेट खेली, और ज़्यादा उनका उठना बैठना जो था वो अंग्रेज़ों के साथ था और क्रिकेटर्स के साथ था। और क्रिकेटर्स में उनके बारे में ये भी सुना गया कि जब वो जाते थे तो एक बड़ी ग्लैमरस किस्म की उनकी ज़िंदगी भी थी, और जो भी उस ज़माने की जो एलीट थी जब हिंदुस्तान जाते थे तो बड़ी बड़ी फिल्म पर्सनैलिटीज़ भी उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती थीं। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये भी नैरेटिव नहीं बन सकता था। तो नैरेटिव के लिए ज़रूरी था कि वो बता सक, हीरो वो थे ऑलरेडी, एक कल्ट उनका जो था उसका ऑरा जो था वो बन चुका था, लेकिन नैरेटिव फिर उनको सहारा लेना पड़ा मज़हब का, और उसमें उन्होंने वो अपने आप को एक पॉपुलिस्ट पोर्ट्रे किया। उनकी दो चीज़ें थीं, एक उनका पोस्ट पनामा केस हुआ, अब इमरान खान की हुकूमत बन गई। इमरान खान ने अपने ब्रांड का इस्लाम जो है उसका जिक्र किया, एक शादी ऐसी की जो कि बहुत मजहबी, वहाँ पे भी एक टच था, हालांकि वो जो मजहबी टच था वो मजहबी अखलाकियात से काफ़ी हटके था, क्योंकि कभी नहीं देखा इस तरह। लेकिन वो चूँकि ज़ाती बातें हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन एक अनयूजुअल चीज़ हुई पहली दफ़ा कि एक शख्स जो इतना मजहबी था, एक खातून जो इतनी मजहबी थी, उनका सारा जो फैमिली है वो अपनी, एक शख्स ने अपनी बीवी को कौम की खातिर कुर्बानी दे दी, बाकी बच्चों ने भी कौम की खातिर अपनी माँ की कुर्बानी दे दी, और वो उनसे दूर चली गई और इमरान खान साहब के साथ उन्होंने रहना शुरू कर दिया। तो ये सारा सिलसिला जो है, अब ये मज़हब भी आ गया, सब कुछ आ गया। एक बहुत बड़े लीडर थे वो, सॉरी एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे वो, और भी था, सब कुछ मिल के हुकूमत जो है कायम हो गई। ट्रेनिंग कोई थी नहीं उनकी सिवाय क्रिकेट के, उनको तो उनकी जो एक्सपर्टीज़ थी वो तो ये थी बॉल को कैसे फेंकना है, विकेट को कैसे गिराना है, छक्का कैसे लगाना है। इस सारे एक्सपीरियंस के साथ खान साहब ने जब हुकूमत शुरू की और जब उनको मुश्किल पेश आनी शुरू हुई, और जब उन्होंने सबको एंटेगनाइज किया, चोर 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 कह कर, तो जिनको वो चोर कहते थे तब तक वो सारी कुव्वतें इकट्ठी हो चुकी थी, जिन्होंने उनकी मदद की थी वो उनसे दूर हो चुके थे। और फिर एक केस आता है, वो केस आता है कि मरियम नवाज़ जो हैं
वो अदालत में जाती हैं और वो एक्विट होती हैं और नवाज शरीफ साहब एक्विट होते हैं, वो एक्विट होते हैं और इनका तख्ता हो जाता है इमरान खान साहब का, ये जेल में चले जाते हैं। तो ये हकीकत थी उनके पॉपुलिज्म की। आते हैं फिर दोबारा जी दूसरे राउंड जी में। जी 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 बहुत शुक्रिया। वो इस्लामी टच एक बार तो हवा के दोष पर भी चला गया था। एक बात हमें समझ आती है कि रिलीजन को सेकुलर पर्सनैलिटीज़ इंस्ट्रूमेंटलाइज करती हैं अपना पर्सनैलिटी कल्ट और पॉपुलिज्म के लिए। लेकिन आपने मुनीब साहब अपनी किताब में 4-5 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बयान किए हैं जो पॉपुलिज्म का एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जिसे कह सकते हैं है। क्योंकि वेस्ट में चाहे यूएसए है या ब्रिटेन है तो उन्होंने रिलीजन को, पॉपुलिज्म है मगर रिलीजन को उन्होंने मैन्यूवर नहीं किया। मैं चाहूँगा आप खुद बताएं कि जब पर्सनैलिटी कल्ट कोई शख्सियत इवॉल्व करती है या पॉपुलिज्म को वो मैन्यूवर करते हैं, हिटलर का भी पॉपुलरिज्म कोई रिलीजियस नहीं था, व्लादिमीर पुतिन का भी पॉपुलिज्म जो है वो कोई रिलीजियस या राइट ओरिएंटेड नहीं है, ज्यूइश, हाँ, माओ ज़ेडुंग का भी पॉपुलिज्म जो था वो रिलीजियस नहीं था। ज्यूइश में मिक्स है, हिस्ट्री, रेस, लैंग्वेज, कल्चर, एवरीथिंग इज़ देयर। सो आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन दीज कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलिज्म अक्रॉस नेशंस, अक्रॉस स्टेट्स। अच्छा, सबसे पहले तो आपने जो मेरी बुक को समराइज़ किया इतनी डिटेल में और इतनी अच्छे तरीके से तो मेरे ख्याल से और कोई भी नहीं कर सकता था। और आपने बात की कि यूरोप के अंदर भी फार राइट ग्रो कर रहा है, तो उसके बारे में किताब नहीं है, वो 6 चैप्टर में है। सो वो मिसलेनियस है जो कंक्लूजन वाला पार्ट है। AFD आ गया, मेरीन लापेन आ गई फ्रांस में, बल्कि अभी हम इधर बैठे हुए तो रोमानिया, पोलैंड, पोर्चुगल में आज इलेक्शन हो रहे हैं और वहाँ भी रोमानिया में पर्टिकुलरली जो सबसे ज़्यादा जीत रहा है वो एक पॉपुलिस्ट ही है और वो फार राइट एक पॉलिटिशियन है। सो ये एक जो वेव चल पड़ी है, लहर उठ चुकी है पॉपुलिज्म की, तो मैंने एक पूरा चैप्टर किताब के अंदर कंट्रीब्यूट कर दिया इस चीज़ को कि बट व्हाट इज़ पॉपुलिज्म। एंड नॉट कि मैंने बाकी जगहों पर भी ऐसा किया हुआ है, बट मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर पे कहा है मेरे सामने कोई डिक्शनरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये मैं बिल्कुल अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि मेरे नज़दीक पॉपुलिज्म क्या है। और हम पॉपुलिज्म को और भी बड़े वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं जैसे कि कल्ट, और मुझे लोग कहते हैं नहीं बट कल्ट थोड़ा डिफरेंट है। कल्ट में क्या होता है कि आपकी एक स्मॉल फॉलोइंग होती है जो कि फ्रिंजेस पे हो, and I don't quite agree with that. It doesn't depend on the size of the following. It depends, cult या even populism, they both intersect a lot. They both depend on कि अगर कोई एक ऐसी मूवमेंट आ गई है, ऐसा ग्रो आ गया है, एक ऐसा कोई लीडर आ गया करिज्मेटिक सा जिसको कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसको क्वेश्चन करना इज ए नो गो जोन, तो फिर आप समझ जाओ कि आप पॉपुलिज्म की बात कर रहे हो, आप कल्ट की बात कर रहे हो, जिधर सर तस्लीम खम है, जिधर वो कुछ भी कर दे, कुछ भी कह दे, चाहे वो जितना भी बेढंगा क्यों ना हो या पॉइंटलेस क्यों ना हो, आप कहोगे यार क्या पॉइंट मारा है, क्या बात कर दी, वाह वाह वाह। तो फिर वहां एक हम कहते हैं आप उस पॉइंट पे पहुंच गए हो जिधर पॉपुलिज्म भी है, जिधर कल्ट भी है। एंड सो आपने अभी ये बात कही कि जी मज़हब, काफ़ी सारे ऐसे पॉपुलिस्ट्स हैं जिनके के इंग्रेडिएंट्स ऑफ पॉपुलिज्म के अंदर मज़हब वाज नॉट रियली द सेंटर स्टेज। पर मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि अभी जो पॉपुलिज्म आ रही है इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज, वहाँ मज़हब बीच में बहुत बड़ा रोल प्ले करना शुरू हो गया हुआ है। बिकॉज अगर आप लोग डोनाल्ड ट्रंप को देखो तो उसने बड़े रेफरेंसेस दिए हैं मज़हब के। उसने अपने इलेक्शन के कैंपेन पे भी कहा था कि you guys wouldn't have to vote for anybody else, and particularly Christians in America wouldn't have to vote for anybody else अगर मैं 2024 presidential election जीत जाता हूँ। So we are seeing constant references to Christianity and their Christianity. So वहाँ भी मज़हब आ गया। ये जो हम लोग नेतन्याहू की पॉपुलिज्म देख रहे हैं, अब इतने सारे अटैक सिविलियंस के ऊपर लॉन्च करने से पहले ट्वीट की गई थी और आपने तोरा से उठाकर कोट किया अपनी बात को। सो आप भी एक रिलीजियस टच दे रहे हो। यूके के अंदर मैं देख रहा हूँ कि GB न्यूज़, टॉक TV, पैट्रिक क्रिस्टीज, इस किस्म के लोग, एलेक्स फिलिप्स, these kinds of journalists so called, मैं इनको प्रोपेगेंडिस्ट कहता हूँ, ये बैठे हुए हैं and they are talking about wanting to revive their Christian identity. अभी ईस्टर गुजरा पिछले महीने, so Patrick Christys, who's a right wing journalist, मर्डॉक मीडिया के ऊपर, उसने अपनी सेल्फी चर्च के आगे अपलोड की हुई और लिखा #Christian Revivalism, and they keep on creating this panic कि Sharia law is going to come in the UK.
बचा लो अपने आप को। स्वेला ब्रावर्मन जो कि यूके की होम सेक्रेटरी रही हुई है, एंड उसने अपनी स्पीच के अंदर अमेरिका के अंदर जाकर कहा कि यू नो व्हाट, द बिगेस्ट थ्रेट टू द यूएसए वुडंट बी कमिंग फ्रॉम एनी Arabic country or any Arab country, it would be coming from the UK, because UK is going to become the largest Islamist nuclear power. So वो भी पैनिक मचा रही है, and they are talking about कि क्यों हमारा जौन सा वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी है वो इतना सॉफ्ट हो गया कि दूसरी तरफ they were the Muslims. There was the Muslim world जो कि एक बड़ा हार्ड लाइन वर्जन ऑफ रिलीजियोसिटी दुनिया भर में लेकर चल रही थी, एंड जब वेस्टर्न वर्ल्ड में वो देखते हैं 9/11 को, जब वो देखते हैं 26/11 को, जब वो देखते हैं 7/7 को, जब वो देखते हैं 13 नवंबर को जो पेरिस के अंदर हुआ, वो कहते हैं कि आइडेंटिटी सबकी कॉमन थी जो परपेट्रेटर्स थे इन इवेंट्स के, इन टेररिस्ट इंसिडेंट्स की। उनकी आइडेंटिटी ये थी, और वो खुलकर कह रहे थे, इवन लाइक जो चार्ली हेब्डो अटैक्स या सैमुअल पेटी जो कि फ्रांस के अंदर टीचर था, और मैंने सारे हवाले बुक में दिए हुए, जो परपेट्रेटर्स थी उनकी आइडेंटिटी मुस्लिम थी। सो कहीं ना कहीं अब वो जो फार राइट है वेस्टर्न वर्ल्ड में, उन्होंने अपने एजेंडे पे इसको टॉप पे रखा हुआ है कि ये जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, पर्टिकुलरली इमिग्रेंट्स जनरली बट मुस्लिम इमिग्रेंट्स पर्टिकुलरली, एक तो ना कि हमने वी हैव टू स्टॉप द बोट्स, बट जो ऑलरेडी इधर आ भी चुके हैं उनको भी डिपोर्ट करो। सो दैट हैज बिकम आई थिंक द टॉप मोस्ट एजेंडा ऑन देयर फार राइट, यू नो, जो भी कैंपेन है इनकी। सो रिलीजन, आई एम सॉरी टू से, बट इसकी एक रिवाइवलिज्म हो रही है, और उसकी वजह क्या है? पॉपुलिस्ट के जो आर्मरी होती है उसमें रिलीजन इतना फायदेमंद क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है, आई एम नॉट सेइंग दिस because, you know, as a human being, whatever I'm saying, you can criticize it, it's open to criticism, but these are things which come from the very top, which have you know divinity all over them. So आप डिवाइन कमांडमेंट्स के खिलाफ नहीं जा सकते, और जो मैं कह रहा हूं वो मैं नहीं कह रहा, दैट कम्स फ्रॉम अ डिवाइन सोर्स। सो मानो, और अगर नहीं मानोगे तो तुम लोगों को पता है क्या होगा। We've seen this work out in Pakistan. I'm sitting in Pakistan where just 2 days ago an Ahmadi doctor, a gastroenterologist, was killed. वो खून में बह रहा है, और मुझे पीछे से नारे भी सुनाई दे रहे हैं कि क्या नारे लग रहे हैं। तो मैंने देखा है कि जब आप ये क्लेम करते हो ना, और इस क्लेम के ऊपर आप कहते हो कि अब मेरी अथॉरिटी एब्सोल्यूट हो चुकी हुई है, कि मैं नहीं ये बात कर रहा, मैं ये रिलीजियस फर्दरेंस में ये कह रहा हूं, मैं मजहब की बुनियाद पे कह रहा हूं, फिर वो जो आपको पावर मिलती है वो इतनी एब्सोल्यूट होती है, नो वन कैन क्वेश्चन इट। एंड इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में जो आखिरी बात करना चाहूंगा, हाँ, मैंने किताब के 110 सफ़े तो इमरान खान की पॉपुलिज्म पे लगा दिए, लेकिन मैंने उस किताब में भी लिखा है, इमरान खान जब से गए हैं रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म घटी नहीं है बल्कि बढ़ी ही है। जब से वो जेल में गए हैं तो सेंसरशिप घटी नहीं है, बड़ी ही है। सो एक मैंने ये भी सवाल उठाया कि पॉपुलिज्म अगर ना भी हो तो आर वी रियली बेटर ऑफ? यू नो, दैट शुड मेक यू थिंक एंड मेक यू फील वेरी अनकंफर्टेबल। ये जैसे उन्होंने अभी सवाल किया आपसे कि वो सिर्फ रिलीजन बेस्ड नहीं है, बल्कि बहुत से मुल्कों में, जैसे रूस का एग्जांपल दिया, चीन का एग्जांपल दिया, तो वहाँ भी तो बड़ा पॉपुलिज्म है। और वो अपने पॉपुलिज्म का जो भी उनका नैरेटिव है उससे लोग उनके पीछे लगते हैं। तो ये जो आपका कहना था कि जी मजहबी बेसिस बनती है पॉपुलिज्म की, तो ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ मजहब ही बनती है, बट मैंने ये कहा है कि मजहब इतना यूजफुल होता है पॉपुलिस्ट के लिए, कि वो वाले पॉपुलिस्ट जिन्होंने मजहब का इस्तेमाल नहीं किया उनसे जरा मैं कहना चाहता हूँ, यार आप लोगों ने क्या पी रखा हुआ था? नहीं, You hate yourselves? जो ला मजहब है तो आपको करना चाहिए था ना इस्तेमाल। ला मजहब का भी नैरेटिव लोगों को बड़ा अपीलिंग लगता है। उनकी पावर, वो जो गैर मजहबी पॉपुलिस्ट हैं उनकी पावर पहुंचेगी यहां तक। अगर मजहबी पॉपुलिस्ट है तो फिर तो कोई हद नहीं है, देन नॉट इवन स्काई इज द लिमिट। आई एम ओनली सेइंग दैट। कौन सा मजहबी पॉपुलिस्ट है जो चीन का मुकाबला करते हैं, रूस का मुकाबला करता है? आप बताएं। चीन और रूस खड़े खड़े आपको मार नहीं देता, यू विल नॉट बी डिकैपिटेटेड, यू विल नॉट लूज योर हेड। लेकिन अगर मजहबी लोगों को आप गलत तरीके से छेड़ दो तो वो क्या नारे लगाते हैं, सर से शुरू होता है जुदा पर खत्म होता है। अच्छा। वो मैं सुन भी चुका हूँ, देख भी चुका हुआ हूँ। अच्छा, मुनीब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए यूँ है ये मुनीब कादर ने जो सवाल उठाया है वो इंसानों का एक, या कौमियतों का लगता है एक अलमिया भी है, उसमें एक उनसर मज़हब या मजहबियत का रहा है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अंडर करंट्स में हो या प्रीडोमिनेंट हो, हिंदुस्तान, पाकिस्तान या हमारे जैसे या गैर मगरबी मुल्कों के अंदर ये प्रीडोमिनेंट है एक तरह, लेकिन वहाँ पर अंडर करंट है। 4-5 और चीज़ें हैं जिसमें से 3-4 आपने खुद जिक्र किया है। एक तो वो जो पॉपुलिस्ट शख्सियत होती है वो माजी को मनोवर करता है कि वो बड़ा गोल्डन सुनहरी दौर था, उसको हम वापस ले आएंगे। वो मुसलमान हों, वो हिंदू हों, वो यहूदी हों, प्रॉमिस लैंड की अगर बात करें,
वो क्रिश्चियन हों, ये एक एलिमेंट रहा है। दूसरा वो आता है कि तारीख़ में उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, वो चाहे जर्मन हो कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, वो चाहे हिंदू हों कि जी 800 साल हम पर बड़ी ज़्यादती की गई, वो यहूदी हों कि जी ये तो हमारी ज़मीन थी हमसे छीन ली गई, हमें यहाँ से निकाल दिया गया, वो रवांडा हो कि ये तो सारे तुत्सी हैं और हुतुस के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, वो ईदी अमीन का युगंडा हो कि ये तो इंडियन यहाँ पर आ गए हैं, सारा फसाद तो इन्हीं का है, वो माले यानी मलेशिया में चाइनीज़ का हो कि चाइनीज़ की वजह से माले पीछे रह गए, वरना तो हम बहुत आगे बढ़ चुके होते। एक और एलिमेंट होता है मुस्तकबिल का, जैसे ही वो सुनहरी माजी का जिक्र करते हैं पॉपुलिस्ट शख्सियत, वो एक शानदार मुस्तकबिल का भी बात करते हैं और मैं आपको वहाँ लेकर जाऊँगा, वो बेहतरीन जो आपकी ज़िंदगी है वो वहाँ खुशहाली होगी और वहाँ जन्नतुल फिरदौस होगी। ये चौथी या पांचवी चीज़ है, वो अपनी शख्सियत को इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि मैंने बड़ी स्ट्रगल की है। वो डोनाल्ड ट्रंप भी कहता है कि मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, वो इमरान खान भी कहता है मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, वो मियाँ साहब भी कहते हैं कि मैंने बड़ी जिद्दोजहद, पर्सनल एफर्ट को वो बहुत मिनोवर करते हैं कि मैंने बड़ी जिद्दोजहद की है, मैं आप में से हूँ, आप भी ये कुछ कर सकते हैं, आप भी ऐसे हो सकते हैं अगर आप स्ट्रगल करें। तो वो स्ट्रगल को एक अपने एक एलिमेंट के तौर पर साथ लाते हैं। और फिर वो एक रेवोल्यूशन की या एक इनकलाब की बात करते हैं कि अगर मैं आ गया, मेरा नज़रिया आ गया, आप आ गए और आपका नज़रिया आ गया, तो एक इनकलाबी दौर में हम दाखिल हो जाएंगे। वो एक ऐसा इनकलाबी दौर है जो मेरा है, आपका है, हम सब का है। और आखिर में वो कहते हैं कि यहाँ हमारे साथ तो सब ठीक रहा है, हमारी शनाख्त के अंदर जो बहरान पैदा करने वाले हैं वो कोई और लोग हैं। मसलन मगरब में इमिग्रेंट्स की बहुत ज़्यादा बात होती है, वो इमिग्रेंट्स का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं, बेइंसाफ़ी और इंसाफ का बहुत ज़्यादा होता है, और एक और बात जो करप्शन का वो बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं। और फिर अपने हिज़्ब मुखालिफ को हमेशा करप्ट, हमारे लफ्ज़ों में चोर, डाकू, लुटेरा, लेकिन किसी और मुल्क या किसी और कौमियत में कोई और लफ्ज़ हो सकता है, लेकिन वो ज़ाहिर करते हैं कि मसला ये है क्योंकि वो थे, वो चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, करप्ट थे। करप्शन का भी बहुत ज़्यादा, अन्ना हज़ारे का आप देखें करप्शन के ख़िलाफ़ उसने 2014-19 में मेरा ख्याल है, हाँ 13-14 में वो उसने लंबा जनाब मरण भरत रखा। तो ये 5-6 फैक्टर हैं, और भी कुछ होंगे, कुछ मैं अपनी तरफ से इजाफा किया, कुछ मुनीब कादर ने जिक्र किया अपनी किताब में, ये अहम है। मैं समझता हूँ थोड़ा हम आगे बढ़ें, प्रोजेक्ट इमरान खान से लोग वाकिफ़ हैं और उस पर ज़रा हम तफसील से बात करेंगे क्योंकि आजकल मौका भी है, दस्तूर भी है। वो है, आपने लिखा है कि नरेंद्र मोदी का, आपने उसे ख़ुद लिखा है इनसाइड नरेंद्र मोदीज़ पॉपुलिस्ट माइंडसेट। वो मैंने उसे देखा है, बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत रेलेवेंट है। तो मैं चाहूँगा कि आप सामीन और हाज़रीन के सामने रखें, उसकी ज़रा सर्जरी करें कि नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का, जिसमें आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का, ये संघ परिवार जिसे कहते हैं, उनका बड़ा रोल रहा है। तो आप इंडियन जो पॉपुलिज़म है उसे कैसे देखते हैं और रिलेट करें, ज़रा मैं चाहूँगा तफसील से बात करें। फिर इरफान कादिर साहब से भी हम पूछेंगे, ये आजकल ज़रा अहम तरीन मौजू है, इस पर हम वक्त सर्व करेंगे। देखिए, मैंने जो ये किताब की इंट्रोडक्शन में एक बात लिखी हुई है कि क्योंकि आई एम 90s किड, मैं तो 90 की दिहाई में मेरा वो चाइल्डहुड था, तो उस वक्त द वर्ल्ड आई वाज लिविंग इन, मुझे पाकिस्तान में बताया जाता था जी भारत तो ऐसा है, वो हमारा दुश्मन है। मतलब बड़ी अर्ली एज पे आपको सिखा दिया। आई एम नॉट सेइंग माय फादर टॉट मी दैट, नो नो नो, बिकॉज एक्चुअली माय फादर वाज वेरी लिबरल। मुझे तो मेरे फ्रेंड्स कहा करते थे कि जी आई विश वी हैड अ फादर लाइक योर्स एंड वी हैड पेरेंट्स लाइक योर्स। लेकिन जो बड़े और जो बुजुर्ग होते थे मेरे इर्द-गिर्द, यहाँ तक कि टीचर्स वगैरह, अगर मैं कहीं कोई भारतीय फिल्म देख लूँ या कोई भारतीय गाना गा लूँ तो वो तो इसको बड़ी कोई जिल्लत की बात समझते थे। और वो चीज़ मुझे अजीब लगती थी क्योंकि अ लॉट ऑफ द वेरी सेम पीपल देमसेल्व्स यूज्ड टू वॉच इंडियन फिल्म्स। अच्छा, उस वक्त जो मुझे याद आता है ना, वो जो शाहरुख खान वगैरह की फिल्में होती थी, और मैंने अपनी किताब में बहुत फिल्मी रेफरेंसेस दिए हैं बिकॉज आई एम अ वेरी फिल्मी पर्सन बाय नेचर। तो उस वक्त फिल्मों में आपको अहिंसा और अमन की आशा ऐसी बातें सिखाई जाती थी, वीर ज़ारा, मैं हूं ना। अब मैं हूं ना में विलन कौन था? जो पाकिस्तान और भारत की दोस्ती नहीं चाह रहा। आज अगर वही फिल्म बने तो वो हीरो होगा, वो वाला कैरेक्टर। एंड आई थिंक कि आर्ट का भी पॉलिटिक्स के साथ बड़ा गहरा संबंध होता है, बड़ा गहरा लिंक होता है। सो मैंने देखा कि भारत का जो मेरा व्यू था, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पीपल इन पाकिस्तान वर टेलिंग मी, मेरा व्यू भारत को लेकर बड़ा रोमांटिसाइज्ड और बड़ा एक अच्छा व्यू था। आई थॉट कि दे आर वेरी रीजनेबल पीपल एंड वेरी तरक्की याफ्ता प्रोग्रेसिव पीपल।
अब होता क्या है कि मैं 2017 में चला जाता हूँ अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम पे, और मैं यही कुछ कहने जाता हूँ कि एक्चुअली यू पीपल हैव मतलब मेड योर नेम ऑन द ग्लोबल मैप। मैं तो ये कहने जा रहा था, पता चलता है कि वो मुझे वही कहे, नो मुनीब कादर, वी डोंट वांट एनी कॉम्प्रोमाइज, फ्ला 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 फ्ला। मेरे साथ उज्जवल निगम बैठा हुआ है जो कि लॉयर है जिसने अजमल कसाब को प्रोसिक्यूट किया था। एंड फिर मैं देख रहा हूँ कि यार इस बंदे ने मुझ पर एक लेबल लगा दिया है, एंड नेवर गेव मी अ चॉइस, नेवर अलाउड मी टू इवन डिसाइड कि मैं कौन हूँ, मैं किस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे किधर फिट होता हूँ। उसने खुद मेरे ऊपर एक लेबल लगा दिया, अगर ये पाकिस्तानी नेशनल है तो बस फिर तो ये मदरसा छाप है, फिर तो ये जिहादी फैक्ट्री से निकला हुआ है, और वो स्टिग्मेटाइज कर दिया। और हम सारे ग्रो किए हैं, हम उस जनरेशन का पार्ट हैं कि 9/11 के बाद से हम सारे कटहरे पे खड़े हो गए हैं। अगर नहीं यकीन आता, आप में से कोई भी जितना लिबरल और प्रोग्रेसिव क्यों ना हो, जरा किसी, बल्कि भारत को तो भूल जाए ना, आप लोग किसी अमेरिका या किसी यूरोपियन कंट्री का वीजा लगाकर देखें तो एक तो सेड डिमांड है उनकी, वो डिक्लेयर्ड है कि जरा प्रूव करो कि आपके पास फाइनेंसेस हैं। दूसरी चीज वो खुल के नहीं कह रहे, लेकिन आपको पता है कि वो पूछ रहे हैं और आपको प्रूव करना पड़ जाएगा, दहशतगर्द तो नहीं हो। अब मुझे नहीं लगता ये लोग जो मेरे सामने बैठे हैं इनका कोई हाथ था 9/11 में, लेकिन आप लोग सारे कटहरे में खड़े हुए हो। आपके लिए वो अब जो एवेन्यूज हैं वो क्लोज हो गए हैं जो कि शायद ना होते, और जो आज हिंदूज के लिए क्लोज नहीं है, बिकॉज द वेस्टर्न वर्ल्ड इज स्केयर्ड ऑफ पाकिस्तानी पीपल, और जिनका पासपोर्ट कह रहे हैं कि वो मुस्लिम्स हैं, दे नॉट री स्केयर्ड ऑफ हिंदूज। तो जब भारत ने देखा कि यार 26/11 हो गया हमारे ऊपर, उन्होंने देखा 2001 में हमारे पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हो गया, वो उड़ी वाली चीज़ अब या तो पाकिस्तानी लोग कहते हैं इन्होंने बनाई है, खुद बनाई है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, वो कहते नहीं ये तो हुआ, वॉट एवर इट इज़। बट अगर आप 26/11 को ही ले लो या 2001 को ही ले लो, या कारगिल वाली चीज़ पे शशि थरूर ने तो मुझे मेरे मुंह के ऊपर कहा, मैं लंदन में था, एंड ही सेड कि हमारा प्रधानमंत्री आप लोगों को मिलने जाता है, उधर मीनार पाकिस्तान मीटिंग करते हो, पीछे से आप लोग क्या करते हो, कारगिल के ऊपर पहुंच जाते हो और अटैक कर देते हो। तो हमारे साथ इतना जब आप लोगों ने विश्वासघात किया है, इतना आप लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, वी कांट ट्रस्ट यू पीपल, एंड वी नो कि आपके जो से सिविलियन लीडर्स हैं वो तो नहीं पॉलिसी बनाते, वो तो पॉलिसी कहीं और से आ रही है। तो somebody with clout, this is what Shashi Tharoor said to me, is going to have to take charge. I'm sorry to say, I'm afraid. This is what Shashi Tharoor said to me. एंड सो वहां ना एक एग्रेशन आना शुरू होगी। समबडी सॉ, एंड दैट समबडी वाज नरेंद्र मोदी, बट नॉट जस्ट वन पर्सन, एक पूरी मूवमेंट चल पड़ी। वही लोग जो नथुराम गॉडसे को बड़ा पसंद करते हैं। अगर आप भूल रहे हो नथुराम गॉडसे कौन है, ये वो बंदा है जिसने गांधी को मारा था, और वो आरएसएस वालों का हीरो है, क्योंकि गांधी जिधर के पीस के और हिंसा की बात करता था, ये कहते थे यार उधर देखो, ज़ियाउल हक वाले मॉडल को देखो, वो इस्लामिस्ट को देखो, जिहादियों को देखो, उनकी वर्जन ऑफ रिलीजियोसिटी को देखो। हम लोग इसलिए अपने ऊपर 26/11 करवा रहे हैं, हम लोग अपने ऊपर इसलिए आतंकवाद हमले करवा रहे हैं क्योंकि हम सारे अपोलोजेटिक हैं, हम सारों ने अपने हथियार गिरा दिए हैं। अब हम लोगों को भी हार्ड लाइन होना पड़ेगा। हम लोग अब अपनी जो एक हिंदू राष्ट्र है वो बनाएंगे, वो फिर से बनाएंगे। तो अब नो अपॉलॉजीज, नो नथिंग। आई रिमेंबर जनरल एसपी सिन्हा ने मेरे सामने कहा था, मैं उस पैनल पर था न्यूज एक्स के ऊपर, कि इजराइल मॉडल फॉलो करेंगे, नो ट्रायल नो चार्जेस, जिधर नजर आए बस पड़ जाओ उनके ऊपर। सो ये वाली चीज क्या हुई कि गोदी मीडिया भी आगे से आ गया, ये बहुत सरेआम हो गया, एंड दे नाउ वांट टू रिवाइव द हिंदू आइडेंटिटी। कंगना रनौत जो कि मोदी की बहुत ही फेवरेट एक एक्ट्रेस भी हैं, और वो बीजेपी के टिकट से भी इलेक्शन भी जीती, उन्होंने कहा कि पहले हमारे ऊपर मुसलमानों ने राज किया, इसलिए वो छावा जैसी अब फिल्में भी बना रहे हैं भारत के अंदर, कि हमारे हिंदुओं के साथ कितना जुल्म हुआ। फिर हमारे ऊपर बरतानवी लोगों ने राज किया, और अब वो केसरी 2 जैसी फिल्में भी बना रहे हैं, उत्तम सिंह जैसी फिल्में भी बना रहे हैं। अब हमारे ऊपर इटालियन राज करना चाहते हैं, सोनिया गांधी की तरफ ये रेफरेंस है। सो उधर भी अब क्या हुआ है कि वी वांट आवर आइडेंटिटी बैक। यही जनरल एसपी सिन्हा ने टीवी वर्ष वो टीवी 9 भारत वर्ष के ऊपर कहा था कि कत्ल के बदले कत्ल, रेप के बदले रेप। सो ही वाज जस्टिफाइंग रेप इन कश्मीर। उस वक्त जब कश्मीर का आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था, ये आप लोग रिकॉर्ड पे देख लो, जनरल एसपी सिन्हा लिटरली सेड दैट ऑन इंडियन मीडिया। और उसने ये भी कहा था कि मुसलमान लोग अपने बच्चे बड़े पैदा कर रहे हैं, सो अब हम लोगों को हिंदू नस्ल बढ़ानी पड़ेगी। ये लव जिहाद लॉज लेकर आए इन लोगों ने, एनआरसी जिसका मैंने अपनी बुक में जिक्र किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए। उसके द्वारा इन्होंने कहा कि अब हम लोग ये जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं इनको निकालेंगे। और अमित शाह ने अपने 2019 इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि हम इनको बे ऑफ बंगाल में ड्राउन कर देंगे इलीगल इमिग्रेंट्स। और वो इलीगल इमिग्रेंट्स कौन थे? सिर्फ मुस्लिम लोग, बिकॉज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कह रहा था कि ओनली क्रिश्चियंस, जैन, सिख्स, पारसीज एक्सेट्रा और हिंदूज फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज विल गेट इंडियन सिटीजनशिप। जानबूझ के एक कम्युनिटी को मिस कर दिया आपने, इट्स एनीबडीज गेस। सो अब क्या हो रहा है कि ना कि सिर्फ ये कह रहे हैं कि वी वांट टू रीगेन आवर हिंदू नेशनलिज्म बिकॉज वी बीन क्रश्ड बाय दीज जिहादीज, वो बल्कि कह रहे हैं अब हम एक अखंड भारत बनाएंगे, वी विल टेक
पाकिस्तान बैक। तो अभी गोदी मीडिया ने तो अनाउंस कर भी दिया था कराची पे अटैक हो गया, वो रेडिएशन हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, और लाहौर के अंदर समंदर भी अटैक कर दिया, जबकि लाहौर में कोई समंदर ही नहीं है। और हम बांग्लादेश में भी जाएंगे, और नेपाल, कंगना रनौत ने कहा नेपाल को भी यार तुम लोग भारतीय समझो ना, वो अलहदा थोड़ी है। तो एक एक्सपेंशनिज्म आ रही है, एक रिवाइवलिज्म ऑफ हिंदू आइडेंटिटी आ रही है, और उनका बयानिया ये है कि मुसलमानों के पास तो 70 मुल्क है अपने, हम लोग सेकुलर बन जाएं। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान कादिर साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा, लेकिन एक दो ख़ास सवालों के साथ। एक और बात जो हमें समझ आ रही है वो है प्रोपेगेंडा, यानी पॉपुलिस्ट पर्सनैलिटी हो या पॉपुलिस्ट पार्टी हो या पॉपुलिस्ट रिजीम हो, प्रोपेगेंडा उसका एक सिग्निफिकेंट टूल या इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, अलिगेशन एंड देन वायलेंस। वो अलेज करते हैं यानी इल्ज़ाम लगाते हैं, और फिर तशद्दुद को हवा देते हैं, फ़रोग़ देते हैं। वो बराह रास्त हो, बिल रास्त हो, वो फ़ौरी हो या मौख़र हो, लेकिन वो ऐसा माहौल तश्कील देते हैं कि जिससे बहरहाल तशद्दुद को हवा मिले। इस केस में जैसे उड़ी है, फिर पुलवामा है, फिर पहलगाम है, बग़ैर किसी शवाहिद के, और फिर चढ़ दौड़ना। तो ये सारे पस मंज़र में जो इंडियन पॉपुलिज़म है, बीजेपी का पॉपुलिज़म है या आरएसएस का पॉपुलिज़म है, इरफान साहब आप बहुत सीनियर लॉयर हैं और तारीख़ पर और बड़ी हद तक कानून पर नज़र रखते हैं, और ये सब आपके सामने के वाक़यात हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय दें, अपना तज्ज़िया करें और इंडियन पॉपुलिज़म पर गुफ्तगू करें। इंडियन पॉपुलिज्म जो है वो दैट इज़ अ रिएक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान, बिकॉज वहाँ पे समझा ये जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान से हो रहा है। पाकिस्तान की हकीकत ये है कि यहाँ पे ये जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ हैं जो रिलीजियोसिटी में बिलीव करती हैं, वो कभी भी उनकी हुकूमत नहीं बनी। यहाँ पे जो हुकूमत बनी है वो उनकी बनी है जो कि बिल्कुल मॉडरेट हैं, वो उस तरह से, लेकिन थोड़ा बहुत मज़हब की बात वो कर देते हैं, या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी शिकें हमने डाल दी हैं जिससे कि हमने ना सिर्फ कि इसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया है, बल्कि लोगों को कुछ इम्प्रेशन इस तरह का भी जाता है कि शायद हम एक्सट्रीमिज़म की तरफ हैं, जबकि अगर हमारा सारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाए तो बावजूद इन शिकों के वहाँ पे ये बात बिल्कुल यहाँ है कि हम तमाम जो हैं वो बराबर हैं। और वो वही ईथॉस है जो आपका डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स में अमेरिका में जहाँ पे कहा गया है कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, या जो ईथॉस यूनाइटेड नेशंस में मिलता है। इस बावजूद चीज़ के कि प्रीपोंडरेंस जो है वो वही है, उसी चीज़ की है कि हम सब बराबर हैं, और माइनॉरिटीज़ को भी राइट दी गई हैं, और फंडामेंटल राइट्स भी हैं, सब कुछ है। बल्कि माइनॉरिटी राइट पे कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे अगर सही तरह से याद है तो स्पेसिफिक चैप्टर है। और मेरे पास एक दफ़ा एक अमेरिका के प्रोफेसर आए थे और वो मुझे कहने लगे कि आपके माइनॉरिटीज़ में ये है, आपकी माइनॉरिटीज़ में ये है। तो मैंने कहा आप बताएं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी राइट्स पे आपने कोई बात की है? वो खामोश हो गए थे, क्योंकि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो जहाँ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का फ्लेवर मिलता है कि हम बड़े फंडामेंटल हो चुके हैं, जो कि असल में हम नहीं हैं, क्योंकि मेजॉरिटी हमारे लोग नहीं हैं। इंडिया जो है एक वो एक्सट्रीम एलिमेंट मोदी को वोट कर रहा है, वो ज़्यादा पॉपुलिज्म के पीछे है बनिस्बत हमारे। उनको कॉम्प्लेक्सेस हैं, हिस्टोरिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, और वो चूँकि ये सब्ज़ बाग यही दिखाए जाते हैं कि माजी में तुम्हारे साथ ये ज़्यादती हुई है तो हम उसका बदला लेंगे। जैसे खान साहब ने कहा कि आप सब चोर हैं तो हम तो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये भी एक सेंटिमेंट होता है उजागर करने का। लेकिन अगर हम मुस्तकबिल को देखें और माजी को ना देखें, तो जो मुस्तकबिल को देखते हैं वो मज़हब की तरफ जाने की बजाय वो सेकुलरिज्म की तरफ जाते हैं, क्योंकि मुस्तकबिल में तो सारे ही कह रहे हैं कि कोई मज़हब आना ही नहीं है। मुसलमानों के मुताबिक भी नहीं आना, ईसाइयों के मुताबिक भी नहीं आना, सिखों के मुताबिक भी नहीं आना, हिंदुओं के मुताबिक भी नहीं आना। सो जो मज़हब आ चुके हैं वो तो आ चुके हैं। तो जब मुस्तकबिल की बात होती है, और चूँकि मजहबी रुझान की वजह से आपस में जो दुनिया में लड़ाइयाँ हुई हैं और जो नुकसान हुआ है, वो सब देखते हुए अब बहुत सारा कंसेंसस दुनिया में ये भी है कि मज़हब जो है वो एक आपका ज़ाती फ़ेल है। आप और आपके और खुदा के बारे में जो भी एक ताल्लुक़ है आप उसको कायम रखें, हम उसको नहीं छेड़ते, लेकिन उसको आप हुकूमत साजी में और हुकूमत में मत लाएं। और जिसको हम कहते हैं हकूकुल इबाद और हकूक अल्लाह,
तो हकूक़ अल्लाह से भी अब बहुत सारी मजहबी हुकूमतें भी कह रही हैं कि हकूक़ अल्लाह से भी अगर कोई चीज़ अफजल है तो हुकूकुल इबाद है। तो ये जो रुझान है मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव है, बावजूद कि इस वक्त पाकिस्तान एक मुश्किल में फंसा हुआ है, लेकिन हम एक एवॉल्विंग डेमोक्रेसी हैं। और डेमोक्रेसीज़ की अगर आप एज देखें तो बरतानिया में भी वो जो रिजिडिटी थी, वो जो क्लर्जी थी, वो कई सौ साल तक वहाँ पे गालिब रही है और आहिस्ता आहिस्ता एक इर्तिका हुआ है। वो इर्तिका पाकिस्तान में 70 साल में अगर हम एक्सपेक्ट करें तो नहीं हो सकता, वो उसमें वक्त लगेगा। और अमेरिका में भी तकरीबन कोई 150-200 साल लग गए थे इस इर्तिका को। तो उसी इर्तिकाई अमल से हम गुजर रहे हैं। तो मैं होपफुल हूँ कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान जो कि पीछे रिलेटिवली सेकुलर था, वहाँ पे भी तब्दीली आएगी, यहाँ पे भी तब्दीली आएगी। और मैं भी उसी वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ जबकि दुनिया में यूनाइटेड नेशंस जो है इस चीज़ को जब खुद गौर से बैठेगी और देखेगी कि मजहबी इंतहा पसंदी ने हम सब का कितना नुकसान किया है, तो पॉपुलिज्म के साथ जो लोग चिपके हुए हैं उनको भी अब आइंदा आने वाले दिनों में लचक पैदा करनी होगी। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। एक इस हवाले से कम आखिरी सवाल, फिर हम और पहलुओं की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये 9 और 10 मई की दरमियानी रात जो एक महदूद पैमाने पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई, तो इसके बाद इसके पॉपुलिज्म पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में क्या मनफी और मुस्बत असरात हम देखते हैं? इसमें कोई बेहतरी के इम्कानात भी हमें नज़र आते हैं या नहीं आते? मैं अपनी राय नहीं दे रहा, लेकिन मुअर्रिख ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात जंग आपको तरक्की की तरफ और आपको एक तरफ जोड़ने के लिए या कुछ फ़ैसले करने में मददगार साबित होती है। मुनीब कादर आप, और फिर सर आप। अच्छा, एक तो मैं इधर बिल्कुल अपनी एक ज़ाती राय दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी इंतहा पसंद है मजहबी तौर पे। सो आई रियली डोंट थिंक कि देर मॉडरेट एट ऑल। भारत के अंदर हुआ क्या है कि वो इस मॉडल को कॉपी करना चाह रहे हैं कि इन्होंने हमें डरा के रखा हुआ है, अब हम भी डरा कर रखेंगे और हम भी अब अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को उस तरह से यूज़ करेंगे। सो अ लॉट ऑफ पीपल से कि इट्स अ रिएक्शन टू पाकिस्तानी वर्जन इन एट लार्ज, जो कि मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से एक जो बहुत रिजिड फॉर्म ऑफ रिलीजियोसिटी आती है ना, बिकॉज क्रिश्चियन वर्ल्ड में रेफॉर्मेशन आई, एनलाइटनमेंट आई, सो दे सॉफ्टेंड इट सो मच कि वो फिर सेकुलर ही बन गए और वहाँ भी इसी क्रिश्चियन रिवाइवलिज्म की बात हो रही है। बट यू नो दिस इज़ वेरी 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 डेंजरस फॉर मॉडरेट्स लाइक मी। मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ एज अ मॉडरेट और एज अ सेंट्रिस्ट। मैं कहता हूँ कि यू नो वी नीड टू मीट समवेयर इन बिटवीन ऑन द ब्रिज। और वो ये है कि अब खित्ते के अंदर ये एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कुछ इतनी खूनी किस्म की बन गई है कि हम सबसे पहले तो आती है हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी, सबसे ऊपर वो, उसके बाद फिर हमारी नेशनल आइडेंटिटी, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी, वो सारा कुछ आता है। अब ये जो 9 और 10 के बीच में, बल्कि अभी ये जो पूरा कुछ हुआ है 6 में ऑनवर्ड्स, यू नो कि वो शुरू हो गई खबरें, पैनिक मच गई कि वो भारत ने कहा हमने बहावलपुर के अंदर वो लश्कर तैयबा या इन लोगों के अड्डों के ऊपर अटैक कर दिया है, और पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया कि 31 सिविलियंस मारे गए हैं और उसके अंदर बच्चे भी शामिल हैं। और फिर ऊपर से वो उन लोगों ने एक पिक्चर पकड़ी कि ये देखो लश्कर तैयबा का बंदा इधर आज़ान दे रहा है, और उसके पीछे इनके अपने जौन से ऑफिशियल्स हैं वो दुआएं पढ़ रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं पाक स्पॉन्सर करता है, यू नो स्टेट स्पॉन्सर है टेररिज्म का। तो ये एक बयानियों का एक नैरेटिव की वॉर छिड़ गई। अलबत्ता अंदरूनी तौर पे क्या हुआ पाकिस्तान और भारत में, बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं भारत में, मोदी ने अपने आप को फिर से पॉजिट कर दिया और अपनी जनता को याद दिला दिया कि तुम लोग सारे खतरे में हो, एक बंदा, केवल एक आदमी है जो तुम लोगों को बचा सकता है, मैं। एंड लोगों का वो जो एक भरोसा है उसके ऊपर मोदी पे, वो और बढ़ गया है। सो मच सो कि इवन द कांग्रेस पार्टी इन इंडिया हैज नाउ डिसाइडेड टू कोऑप्ट द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट जो कि बीजेपी पेडल कर रहा है। तो अब शशि थरूर ने भी रैंक्स ज्वाइन कर ली और अब एक पूरी डेलीगेशन जा रही है जो कि शशि थरूर लीड करेगा, और उसको घोषित भी किसने किया है, बीजेपी ने किया है अपने ही ऑपोजिशन के मेंबर को। एंड हमारी तरफ से बिलावल साहब जा रहे हैं। और मैंने तो आज सुबह ये बात कही कि एक्चुअली ये इंग्लिश वर्सेस इंग्लिश लैंग्वेज का मुकाबला हो गया दरअसल, क्योंकि क्या है ना कि भारत में भी कोई इतने अच्छे स्पीकर नहीं है जो कि हमने नरेंद्र मोदी साहब को देखा है, वो जब ट्रंप के साथ बैठे होते हैं वो भी इंटरप्रेटर लेकर बैठे होते हैं, तो एक बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर आता है। पाकिस्तान में भी हमने देख लिया है कि ख्वाजा आसिफ साहब के इंटरव्यूज़ इतने पसंद नहीं किए गए और बिलावल की बड़ी तारीफें हो रही हैं। तो एक्चुअली ये है कि पाकिस्तान अपना बेस्ट इंग्लिश स्पीकर भेजता है और भारत अपना बेस्ट इंग्लिश स्पीकर भेजता है, क्योंकि हमें पता है, रियलिटी ये है कि आलमी सतह पर अंतर्राष्ट्रीय
समुदाय में अभी भी अंग्रेजों का ही सिक्का चलता है, मतलब कि यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज, इनका सिक्का चलता है, ग्लोबल नॉर्थ का. So we want to impress them, so we want to look like them, and what better way of looking like them than being able to speak very fluently in English language. एक तो ये चीज़ होगी. पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा था कि इमरान खान स्टाइल पॉपुलिज्म का मतलब ये था, पहली दफ़ा स्टेट, मतलब कि पाकिस्तान की जो अवाम है, जो मासेस हैं, अमंग हुम यू नो द इस्टेब्लिशमेंट, कभी आप उनको न्यूट्रल्स कहते हो तो कभी इस्टेब्लिशमेंट कहते हो, हम इस तरह के यूफेमिज्म यूज़ करते हैं बिकॉज डरते हम सारे ही हैं दिली दिल में. तो एक दे यूज्ड टू बी वेरी पॉपुलर, एंड यू नो जब एक संगठन होता था खान के बीच में और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बीच में, तो तब तो पाकिस्तान में कहते थे कि जी हमारी इस्टेब्लिशमेंट आवर प्राउड, ये पाकिस्तानी अवाम कहा करती थी. अप्रैल 2022 के बाद से क्या हो रहा है कि वो लोग लॉबी कर रहे हैं अमेरिका के अंदर जाकर, यूके पार्लियामेंट में, कि जी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट तो ऐसी है, तो वैसी है, तो यूं है. तो एकदम से एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट रेटरिक बहुत ज़्यादा सरेआम हो गया पाकिस्तान में, विच आई हैड नेवर सीन बिफोर, बिकॉज फॉर्मर एलाइज यानी पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की बिल्कुल बहुत ज़्यादा, बहुत, एंड majority ऑफ पाकिस्तानीज, आई माइट बी रॉन्ग बिकॉज मैंने ग्राउंड पे जाकर स्टेटिस्टिक्स नहीं किए, बट आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई लिव्ड एक्सपीरियंस, आई थिंक कि ओवरवेलमिंग majority ऑफ पाकिस्तानीज दे लव इमरान खान. सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ देम बीइंग एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंड सो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में इतना अपहीवल हो रहा था, एंड ऑल्सो द इंसर्जेंसीज इन बलोचिस्तान इन केपी, एकदम से भारत की तरफ से एक्सटर्नल थ्रेट आती है, एंड यू नो आवर एस्टैब्लिशमेंट, आवर पाकिस्तान आर्म फोर्सेज, दे टेक द सेंटर स्टेज, और एकदम से वो जो औरंगजेब साहब है उनके मीम्स बनना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये तो बहुत ही हैंडसम है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है. एकदम से वो जो पुराना वाला कैदी 804 है, उसकी हैंडसमनेस इट टेक्स बैक सीट. उनके बेटे अलहदा से कैंपेन कर रहे हैं, अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वापस हमारा प्राइड या हमारा प्राउड बन जाती है. एंड विद इन पाकिस्तान एज वेल द पावर विल्डर्स, दे गेट अ ग्रिप ऑन पावर इंटरनली मोर सो नाउ, कि अब रोज़ाना एक हम लोग जश्न मना रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी विक्ट्री को. एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म अब यहाँ भी बढ़ रहा है वापस, जो कि अप्रैल 2022 के बाद थोड़ा ज़रा बुझता गया था, और अब भारत में भी. सो इंटरनली दोनों मुल्कों को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बट इंटरनेशनली हम, मेरे जैसे सेंटर्स हर जगह से पिस गए हैं. बिल्कुल बिल्कुल. फिर पूछता मैं यही सब आप ही की तरफ आ. जी जी. मैं समझता हूँ कि इस सारी चीज़ में हिंदुस्तान का बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो मीडिया था वो इम्प्रेशन दे रहा था कि बड़ी जल्दी पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर देगा, और उसके बाद जब सीज़ फायर की बात आई तो 2 मिनट में सीज़ फायर हो गया. तो लिहाजा ये हिंदुस्तान का, कभी भी उनको पता था कि डिस्ट्रॉय पाकिस्तान को नहीं कर सकते, और पाकिस्तान को ये पता लग गया कि हमारी जो कैपेबिलिटी है वो एयर फोर्स की ख़ास तौर पे वो हिंदुस्तान से कम नहीं है बल्कि ज़्यादा है. तो ये एक अच्छी चीज़ हुई थी, और मैं समझता हूँ कि इस सारी वॉर में इन दी अल्टीमेट एनालिसिस पाकिस्तान का फ़ायदा ज़्यादा हुआ है, हिंदुस्तान का नुकसान हुआ. बिल्कुल दुरुस्त बात है, और ये इंतहाई हैरत अंगेज़, अफसोसनाक बल्कि मुज़ाहिका खेज़ बात है. एक नहीं, दो नहीं, कोई 80 चैनल ये प्रोपेगेंडा कर चुके थे कि हम पाकिस्तान की राजधानी पर कब्ज़ा कर लिया है, कराची पर कब्ज़ा कर लिया है. कोयटा में मेरे एक दोस्त को पेशावर से कॉल आई कि यार पेशावर तबाह हो गया, मैं वाहिद बचा हुआ हूँ. मैंने कहा तुम्हें आखिरी कॉल ही कर लूँ, पेशावर बर्बाद हो गया है. ये पॉपुलिस्ट प्रोपेगेंडिस्ट जो हम बात कर रहे हैं, ये उसकी मशीनरी है. चर्निंग प्रोपेगेंडा, चर्निंग हेट 24/7, दिस इज़ टू मच. यानी ये जो भारत का चेहरा लोगों के सामने आया है, बहुत से लोगों को पहले से पता था, ये पहली दफ़ा पूरी दुनिया में एक्सपोज हुआ है कि ये सूरत हाल है वहाँ पर प्रोपेगेंडे की, झूठ की, तुमार की, फ्रॉड की. खैर, मैं अपने सवाल की तरफ वापस आता हूँ. इरफान कादिर साहब से मैं ये पूछना चाह रहा था, जो हुआ सो हुआ, मुस्तकबिल करीब को छोड़कर उसके भी हमें नज़र आ रहे हैं जो कुछ हो रहा है. वॉर ऑफ वर्ड्स है, डिप्लोमेटिक डिबेट शुरू हो गई है, इमेज बिल्डिंग की एफ़र्ट है, अभी फ़िलहाल एक्सट्रीमिज़म है, कंपटीशन है, मीम्स हैं, सब दुरुस्त है. क्या मुस्तकबिल करीब में यहाँ और वहाँ, सरहद पार, इस पार और उस पार, हम पॉपुलिज़म को, प्रोपेगेंडा, झूठ, फ्रॉड, इल्ज़ाम, ये इस चीज़ को हम कोई कम होता हुआ देख रहे हैं कि हमारे कोई ताल्लुकात बिलाखिर बेहतर हो सकें और एक आम शख्स, मैं और आप और हम सब, कोई अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके इस खित्ते में रहते हुए? मैं समझता हूँ कि इस जंग से जो सबसे बड़ा धचका लगा ना, वो पॉपुलिज़म को लगा. एक तो इमरान खान का पॉपुलिज़म था, जिसका जो कि बेस था हमारी
अफवाज के क्रिटिसिज्म पे। तो अफवाज पे जितना क्रिटिसिज्म किया गया था, अफवाज की जो परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान को बचाने में, उससे इमरान खान के पॉपुलिज्म को धचका लगा। और जो मोदी का पॉपुलिज्म था कि वो पाकिस्तान को तहस नहस कर देंगे, उसको भी बहुत बड़ा धचका लगा है, क्योंकि वो भी पाकिस्तान को तहस नहस नहीं कर सके। तो आइदर साइड सैनिटी हैज़ एवेंचुअली प्रिवेल्ड, दोनों तरफ। ये जो सीज़ फायर हुआ है, ये आपका ख्याल है कि ये बस ऐसे ही हो गया था? सीज़ फायर इसलिए हुआ कि विद इन इंडिया एंड विद इन पाकिस्तान एंड अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया अफोर्ड ही नहीं करती कि दो न्यूक्लियर नेशंस जो आपस में लड़ पड़ें और यहाँ तक ले जाएं। तो इन अ वे सारी चीज़ जो है, मुझे तो लग रहा है कि इवेंचुअली इट विल लीड टू सैनिटी। और दोनों साइडें जो थीं, जहाँ पॉपुलिस्ट जो हैं दोनों साइडों पे, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, उनको होश के नाखून लेने होंगे। बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अफराद कहते हैं, लोग कहते रहते हैं, सोशल मीडिया पर लोग मीम बनाते रहते हैं, लेकिन जब कोई इदारा कह रहा हो आग लगा दो, मलियामेट कर दो, तबाह कर दो, बर्बाद कर रहा हो, और उछल उछल के कौमी नशरियाती राब्ते पर को कह रहा हो, और हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, तो ये इंतहाई अफसोस की बात है। इदारों को ये ज़ेब नहीं देता, इंतहा पसंद अफराद ये कहते रहते हैं। चलें, और ये दुरुस्त बात है। आप जो आखिरी बात आपने सबसे अच्छी की है कि पॉपुलिज़म को असूलन दोनों तरफ धचका लगा है, और लगना चाहिए कि पॉपुलिज़म बिलाखिर इंसानों को इस नहज पर ला खड़ा करती है जो शायद किसी के भले में नहीं होता। हम ज़रा एक दो और पहलू हैं। मैं बरतानिया और अमेरिका के पॉपुलिज़म पर भी आपके 2 चैप्टर्स हैं, उसको फ़िलहाल मैं छोड़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ जो ज़रा हमारे दिलो दिमाग के ज़्यादा करीब है, कुदरती बात है, यहाँ पर लोग ज़्यादा सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। फिर वक्त बचा तो शायद हम थोड़ा सा अमेरिका और बरतानिया पर भी बात कर लेंगे। आपने यहाँ लिखा है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गज़ा के ऊपर, काफ़ी मौसर तरीके से आपने लिखा है। और पहली बात ही वही है जो अक्सर सवाल किया जाता है कि हमास ने क्या किया, आप हमास की मज़म्मत क्यों नहीं करते। तो उसके बाद जो गैर मुतनासिब तरीके पर जो रद्द अमल है इसराइली डिफेंस फोर्सेस का या इसराइल का, जो अभी तक जारी है, बावजूद कुछ तातुल के या कोई बातचीत या कोई एक दूसरे के कैदी छोड़ने की बातचीत हो रही थी। तो अब तो सूरत हाल शायद तारीख़ में आपको ये मिसाल नहीं मिलेगी। क्या हिटलर, क्या चंगेज़ खान, क्या हलाकू, आप किसी भी मुतशद्दिद हुक्मरान को ले लें, आपको तारीख़ में ये पूरे वसूख से कह रहा हूँ, तारीख़ या कलिंगा की जंग भी आप उठा लें, तारीख़ में इस किस्म का तशद्दुद और इस किस्म का जबर, इस किस्म की ज़्यादती आपको नहीं मिलेगी। तो पॉपुलिज़म पर भी बात करें, ये ज़रूर बताएं कि अब होगा क्या, क्या इम्कानात हैं गज़ा में या गज़ा के बका के, या इसको फ़लस्तीन को एक रियासत तस्लीम किए जाने के हवाले से। आप प्लीज़ बात। नैरेटिव आखिरकार चेंज हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, बट रियली इट टुक 50,000 प्लस पीपल एंड 2/3 ऑफ देम ऑलमोस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन टू बी किल्ड बिफोर यू रियलाइज्ड कि दिस इज ओके। ठीक है, आप लोग जी जेनोसाइड का वर्ड यूज़ करने से बहुत कतराते हो। आप लोग से मेरे कहने का मुराद इंटरनेशनल कम्युनिटी। मैं ये भी जानता हूँ कि जो हार्ड लाइन इजराइल के अंदर नेशनलिस्ट्स हैं वो कहते हैं कि जी जेनोसाइड का वर्ड सिर्फ एक ही कॉन्टेक्स्ट में लगता है और वो हो चुका है 1940s में। तो सफरिंग को लेकर अगर कोई एक कम्युनिटी है जिसकी कि मोनोपोली है वो सिर्फ हम है, वो वाली सफरिंग ना कभी इससे पहले हुई है किसी के ऊपर और ना कभी आइंदा हो सकती है। तो ठीक है, आप ना यूज़ करो जेनोसाइड का वर्ड, बट ये आर्ग्यू करना कि वॉर क्राइम्स नहीं है, जो पर्टिकुलरली उससे पहले तो हो ही रहा था, लेकिन अक्टूबर 2023 के बाद से जो कुछ गाजा की टेरिटरी के ऊपर हो रहा है, फॉर यू टू बी आर्ग्यूइंग कि समहाउ इट्स इन लाइन विद इंटरनेशनल लॉ, योर position becomes untenable. You just cannot justify it, certainly not from the lens of international law, international humanitarian law, and certainly not customary international law. अब हुआ क्या है कि we've seen the worst of humanity after 7th October 2023. उसकी बहुत बड़ा रीज़न है, just look at it कि पाकिस्तान के अंदर भी मैं देख रहा था कौन से लोग एम्पावर हो रहे हैं, कौन से लोग अपने नैरेटिव्स को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन के दम पे। पाकिस्तान में कोई फैशन डिज़ाइनर बैठी हुई है तो वो कह रही हैं कि मेरी सुनो, मैं ठीक कह रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसजेंडर्स पे पड़ जाओ सारे,
लिबरल्स के ऊपर पड़ जाओ। क्यों? क्योंकि देखो इन्हीं के जौन से काउंटर पार्ट्स हैं, इनके जौन से इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, वो गजा के अंदर कितना जुल्म ढा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो आपके रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, दे वर फीलिंग एम्पावर्ड। उन्होंने अभी तक किसी एक फ़लस्तीनी की जान नहीं बचाई। वो लोग अपने वीलॉग्स चला रहे हैं, जेब में उन लोगों ने नेदरलैंड्स के पासपोर्ट डाले हुए हैं, फिर वो वीडियो बनाकर कहते हैं कि मैं इजराइल अगर चला भी गया तो मैं क्या करूँगा, वाई शुड आई केयर, मैं तो अपनी लाइफ में सेट हूँ। और यहाँ रैलियाँ निकाल रहे हैं। भाई जान आपने इधर नहीं बचानी, जान तो उधर बच सकती है, आप उनके लिए भी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आप उस पूरी सिचुएशन को इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हुए कि ये तो देसी क्विजलिंग्स हैं हमारे जॉन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। सो नाउ वी आर विंडिकेटेड, और अब हम लोगों को और हक मिल गया है कि हम पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटीज और जेंडर माइनॉरिटीज को और दबाएं और घोंटें, बिकॉज देखो वहां इजरायली कितना जुल्म कर रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों के साथ और बहनों के साथ। उसी तरह से इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कितने एम्पावर्ड फील कर रहे थे ये सारे। मुझे याद है, अब फिर कंगना रनौत की तरफ आ गया हूँ, वो इजरायली एम्बेसडर को जाकर मिलती है, वो कहती है इट्स वेरी स्टिंजी ऑफ अरब कंट्रीज, यू नो, कि दे हैव सो मेनी मुस्लिम कंट्रीज एंड दे कैन नॉट टॉलरेट इवन वन Jewish country. Not even one Jewish country. So because we are Indians, we are Hindus, we are in the same boat as you, we understand कि what you people are going through. तो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लगे रहो मुन्ना भाई, करते रहो जो तुम लोग गाजा के अंदर लोगों के साथ कर रहे हो। सो नैरेटिव वॉर्स छिड़ी, और फिर उसी को इसराइल के इस ब्रांड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट जायनिज्म को कोऑप्ट किया यूरोपियन और इंटरनेशनल और अमेरिकन राइट विंग मीडिया ने। फिर डोनाल्ड ट्रंप बीच में आ गया, फिर उसने कहा कि अब मैं सबको पनिश करूंगा जो यूएस यूनिवर्सिटी कैंपसेस के ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं फ़लस्तीनियों के लिए। तुम लोगों के पास ग्रीन कार्ड है, छीन लूंगा। तुम लोगों के पास स्टूडेंट वीज़े हैं, छीन लूंगा। तुम लोगों ने कभी भी गलती से भी अगर कहा हुआ है कि पैलेस्टीनियंस आर ह्यूमन बींग्स, तुम लोगों ने अगर गलती से भी कहा हुआ है फ़लस्तीनी इंसान है, तो तुम लोगों के मोबाइल्स के ऊपर चेक किया जाएगा, तुम लोगों की इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस होंगी, तुम लोगों को चुप करा दिया जाएगा। मैं ये देख रहा था ये पूरी इसराइल गाजा सिचुएशंस के थ्रू द वर्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटी वाज कमिंग आउट फ्रॉम ऑल द साइड्स, फ्रॉम ऑल द साइड्स। मतलब कि जो हमारे इस्लामिक कंट्रीज में रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं वो भी एम्पावर्ड फील कर रहे थे, वो भी इस पूरी सिचुएशंस को यूज कर रहे थे टू देयर एडवांटेज। और फिर ऊपर से पियर्स मॉर्गन जैसे लोग बैठे होते हैं, वो कहते हैं ड्यू कंडेम हमास, ड्यू कंडेम हमास। बिल्कुल जिस तरह इधर पाकिस्तान के अंदर भी मैं एक जर्नलिस्ट को देख रहा था कि आप बीएलए को कंडेम करती हैं क्या, आप बीएलए को कंडेम करती हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों है, ड्यू कंडेम हमास? क्योंकि ये बात मैंने अपनी किताब में भी लिखी है, एंड सम पीपल माइट डिसएग्री। हमास ने वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं, तो वो कोई दूध के नहीं धुले। कोई वजह है कि आईसीसी जिन्होंने अरेस्ट वारंट्स इशू किए योव गैलेंट और नेतन्याहू के खिलाफ, उन्होंने एट द सेम टाइम याह्या सिनवार वगैरह के खिलाफ भी और हमास वालों के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट्स जारी किए। तो देयर इज सम रीजन टू इट, बिकॉज मैं कौन सा फ्रेम यूज कर रहा हूँ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ वाला। सो आई एम सॉरी टू से बट दे आर वीडियोज, देयर इज एविडेंस, फैक्ट फाइंडिंग मिशंस, जो वही फैक्ट फाइंडिंग मिशंस जिन्होंने कहा है कि इसराइल ने वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं बहुत बड़ी स्केल पर, उतने ही मतलब कि उस लेवल के ऑन अ रिलेटिवली स्मॉलर स्केल हमास ने भी वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं। सो ऑफ कोर्स हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मेरे नज़दीक है। मैं तो ये बात कह रहा हूँ फ्रॉम अ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। लेकिन फिर रियासतें भी टेरर एक्ट्स कर सकती हैं। जस्ट बिकॉज दे आर अ गवर्नमेंट और दे हैव स्टेटहुड डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन कि द कंटेंट ऑफ देयर एक्ट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द कंटेंट ऑफ नॉन स्टेट टेररिस्ट एक्टर्स। तो फिर तो आपका एक्ट टेररिस्ट है, चाहे आप खुद में एक स्टेट माने जाते हो बाय द वाइडर इंटरनेशनल कम्युनिटी। सो उसको मैं जब माइंड में रखता हूँ तो पियर्स मॉर्गन जब कहता है ड्यू कंडेम हमास, वो ये सवाल किससे पूछ रहे हैं? मरे हुए बच्चों से पूछ रहे हैं या उनके रिश्तेदारों से पूछ रहे हैं? So I think that it's a very problematic question because it comes across as tone deaf and very insensitive when you ask that question. And Piers Morgan को मैं कल भी ट्विटर के ऊपर देख रहा था, एक्स के ऊपर, और वो ये कह रहा था कि हाँ पहले आपको हमास को कंडेम करना पड़ेगा जिन्होंने कि 7 अक्टूबर को ऐसा किया वैसा किया। बिल्कुल किया। But what's very problematic again is around 1200 people they lost their lives, they were killed. Israel के लोग 1200 people, 50,000 plus in Gaza, most of them civilians. आप लोगों की मैथ्स ख़राब हो गई है कि अगर 1200 और 50,000 एक ही जैसे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 1200 उसको मैं ट्रिवियलाइज कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा। वो भी एक जान थी, उसमें भी ज़्यादातर इजरायली सिविलियंस थे। मुझे पाकिस्तान के अंदर लोग कहते हैं नहीं जी इसराइल में कोई सिविलियन नहीं है, वो सारे आईडीएफ में लाजमी तौर पे भर्ती होते हैं। ये भी डीह्यूमनाइज करने का तरीका होता है। बिल्कुल जैसे कि जब हम लोग देख रहे थे कि इसराइल के कैबिनेट मिनिस्टर्स लिख रहे थे कि जी दीज आर ह्यूमन एनिमल्स, ये जो गाजा के अंदर लोग हैं, दीज आर चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस एंड वी आर चिल्ड्रन ऑफ लाइट। तो अब बच्चों को आपस में आप लोगों ने लड़वा दिया, ये भी डीह्यूमनाइज किया गया। सो व्हाट इट डिड वाज, जो वर्ल्ड वाइड एक फार राइट का राइज है ना, उसको और प्रोपेल किया इसने, और प्रोपेल किया।
रिलीजियस राइट विंग को, नॉन रिलीजियस राइट विंग को. सो इट्स वेरी 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 डेंजरस द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी लिविंग इन, कि अब जाकर वेस्टर्न मीडिया थोड़ा अब टफ क्वेश्चंस कर रही है नेतन्याहू से. अभी ये डोनाल्ड ट्रंप कतर गए, अभी ये यूएई गए, बिलियंस की इन्होंने उनके साथ डील की, इन्होंने स्नब कर दिया टोटली नेतन्याहू को. वो थोड़ा सा अब वो भी मुतनफर हो रहे हैं नेतन्याहू से. सो नेतन्याहू का नैरेटिव अब थोड़ा सा अपना ग्राउंड लूज कर रहा है. बट डज इट मीन रेस्पाइट फॉर पीपल इन गाजा? सर्टनली नॉट, बिकॉज इन द लास्ट 24 आवर्स अलोन अराउंड 140 पीपल इन गाजा हैव बीन किल्ड. वो असल में स्पिल ओवर इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, वो फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी जाते हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया है कि इससे पॉपुलिज्म, प्रोपेगेंडा, रिवेंजफुल बिहेवियर, दिस एंड दैट, टिट फॉर टैट, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गए हैं. ये मैं सामीन और हाज़रीन की दिलचस्पी के लिए अर्ज़ कर दूं कि जेनोसाइड कन्वेंशन एक ज्यू राफेल लेम्कन ज्यू स्कॉलर ने इंट्रोड्यूस कराया था, और उसने उसको डिफ़ाइन इस तरह किया था कि इंटेंट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. इंटेंट टू एलिमिनेट अ ग्रुप ऑफ पीपल सोशली, कल्चरली, फिजिकली. इंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट इवन इफ़ यू किल one person, 100%, 1000% और 100,000%. इसमें अगर इंटेंट आपकी उसको एलिमिनेट करना है फिज़िकली, तो वो सिग्निफिकेंट है. जो इंटेंट हमें बहुत क्लियरली अभी इसराइल में नज़र आ रही है. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पीपल ऑफ द पैलेस्टाइन, दे आर इंटरेस्टेड इन द लैंड. तो ये दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक. और अभी वो जो आखिरी बात है, वेस्टर्न सोसाइटीज़ एंड स्टेट्स में अब स्लाइटली ये बैकफुट पर इसलिए कि उसके स्पिल ओवर इफ़ेक्ट्स आने लगे हैं. वो उनकी स्टेट्स पर, पॉलिटिक्स पर, डेमोक्रेसी पर बहुत बड़े सवाल होते हैं. अच्छा, मैं चाहूँगा कि अभी इरफान साहब आप भी इस पर अपनी राय दें, गज़ा जेनोसाइड पर. फिर मेरा ख्याल है इसको बहुत मुख्तसर बात शायद यूएस से अगर आप एग्री करें तो बरतानिया पर करें, या फिर सवाल मेरा ख्याल है ओपन कर दें. हाँ, मेरा ये ख्याल है. इरफान साहब प्लीज़. मैं गज़ा जेनोसाइड पे लंबी बात इसलिए नहीं करूँगा कि मुनीब ने काफ़ी सारा बयान कर दिया है, और जो उसका जो क्रक्स है, जो मुनीब ने साफ़ तौर पे बयान किया है कि जो इज़राइल ने लोगों को जिस बेदर्दी से मारा है वो आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शंस है. जैसे कि बड़ा अच्छा मुआजना किया कि एक तरफ 1200 और दूसरी 50,000 मार दिए. तो इज़राइल जो है वो, मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया को उसको कंडेम करना चाहिए, और उनको अपना इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शंस, यानी प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल जो है इस तरह से वायलेट करना, ये कहाँ की इंसानियत है? ये कहाँ से यूनाइटेड नेशंस के जो कन्वेंशंस हैं, जो चार्टर है, उससे कैसे ये मुताबिकत रखता है? ये तो सीरियन वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की. तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही, यानी दुनिया की बदतरीन एग्जांपल है. जैसे आपने शुरू में भी अपने सवाल में इशारा दिया था कि कलिंगा में और जगहों पे, यानी आज से जबकि दुनिया इतनी सिविलाइज नहीं थी, तब भी इतनी रूथलेस किस्म की कत्ल व गारत नहीं हुई थी जिस तरह के इज़राइल ने अभी रिसेंटली की है. बहुत शुक्रिया. लिखी हुई तारीख में आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी. हम तो इससे मुनीब कादिर ने भी कहा है, मैं भी कर रहा हूँ. आईसीजे ने बहुत क्लियरली कहा था कि दोनों ने वार क्राइम कमिट किया है और दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए. उसको नहीं माना, ना वेस्टर्न कंट्रीज़ ने माना, ना इसराइल ने माना. खैर, मेरा ख्याल है हम अमेरिका और बरतानिया या मगरब के अंदर कुछ इमिग्रेशन वगैरह उसको छोड़ देते हैं. तो हम सवालात की तरफ बढ़ते हैं. सर, पहले आपने हाथ खड़ा किया है, फिर उन्होंने किया, फिर आपने किया है. तो प्लीज़ ये तीन लोग. थैंक यू मुनीब. मेरा करा दीजिएगा, नाम बता हाँ दीजिएगा. जी, मेरा नाम राशिद है, मैं प्रोफेसर हूँ हिस्ट्री का, लॉ का, पॉलिटिकल साइंस का. मेरा क्वेश्चन है आपसे कि चलें, लेट्स से कि इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो टोरीज हैं उनको फेस मिल गया पॉपुलिज्म की सूरत में ट्रम्प. सो व्हाट यू थिंक कि विग्स जो हैं अब वो कौन सा टूल यूज़ करेंगे उस बयानी को ख़त्म करने के लिए? एंड डू यू बिलीव दैट इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उनके जो लीगल कन्वेंशन है या पॉलिटिकल कन्वेंशन है या उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोलैप्स हो गया? सेकंड क्वेश्चन, जो आपके टोटल आज के लेक्चर से जो चीज़ें अलाइन कर रही हैं वो ये लग रहा है कि जो सैमुअल पे हिंटिंगटन का क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन रीमेकिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का थीसिस था कि 21st सेंचुरी में जो चीज़ डोमिनेट करेगी वो क्लैश ऑफ कल्चर होगा और उसमें डोमिनेट करेगा रिलीजन.
So do you align your ideas with this? ये मेरे दो ऑलराइट, सो आपने जो सबसे पहला सवाल पूछा है ना टोरीज वगैरह, तो टोरीज तो बरतानिया में बैठे हुए हैं, यूके में कंजर्वेटिव्स। मैं बाय द वे ट्रंप की जो जीत है उसने यूके के अंदर क्या इम्पैक्ट हुआ है और अमेरिका में क्या हुआ है उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। आपने अगर टोरीज का जिक्र किया है, बाय द वे यूके का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो बहुत चेंज हो गया है, बिकॉज यू नो यूके में क्या था, दो पार्टीज बैठी हुई थी, कंजर्वेटिव विच वर द टोरीज एंड देन यू हैड द लेबर पार्टी, एंड इन दोनों के बीच में पास द पार्सल होता रहता था गवर्नमेंट का, एंड यू हैड 14 years ऑफ टोरी रूल विच फेल्ड मिजरेबली। अब क्या होता है कि यूके में 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले, मतलब 2-3 weeks ago, देर इज दिस लोकल काउंसिल इलेक्शंस, लोकल काउंसिल इलेक्शन हुए हैं बरतानिया में, और वो सबसे ज्यादा कौन जीता है, रिफॉर्म यूके पार्टी। गुडनेस, दैट्स वेरी डेंजरस। पता है मैं इसको डेंजरस क्यों कह रहा हूँ? रिफॉर्म यूके पार्टी नाइजल फराज लीड करता है, जरा उसकी मेंटेलिटी देखना, ही लव्स डोनाल्ड ट्रंप, सो ही फील्स वेरी एम्पावर्ड कि अमेरिका में भी मेगा मूवमेंट वापस आ गई है फॉर सेकंड टर्म एंड ट्रंप इज बैक। और उनकी जो हेरिटेज फाउंडेशन है जिन्होंने प्रोजेक्ट 2050 पूरा बनाया अमेरिका में, तो उसी का कॉपी पेस्ट ये लोग यूके में इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, जो फार राइट है विद इन द कंजर्वेटिव टोरी पार्टी एंड रिफॉर्म यूके। रिफॉर्म यूके का एजेंडा ये सबसे पहले, they don't want Muslims in the country. And to substantiate the claims, this site के वो जो grooming gang scandal अभी छड़ा, जिसको एक्चुअली वो अभी की बात नहीं है, वो काफ़ी साल पहले हुआ, जो कि फिर से इन्होंने उठाकर राइट विंग ब्रिटिश मीडिया ने उसको मेन स्ट्रीम किया है। वो सारे पाकिस्तानी मुस्लिम मैन थे। वो कहते हैं कि दिस पाकिस्तानी मुस्लिम मैन, दिस इज व्हाट दे से, आई एम नॉट सेइंग दिस। थोड़ा मुख्तसर रखें ताकि और सवाल भी हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सो ले। इन लोगों ने ये एक तो पाकिस्तानी मुस्लिम मेन एंड मुस्लिम मेन देख से आर वेरी प्रॉब्लमेटिक, इनको आउट करो। सो सबसे पहले तो रिफॉर्म यूके का एक एजेंडा है, एंड देन जब ये लेबर पार्टी उधर बैठी हुई है जो कि मॉडरेट है, उन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया है, मंडे को कियर स्टार्मर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, उसने एक नया इमिग्रेशन प्लान सामने ला दिया और उसने कहा है कि यू नो वीव बिकम एन आइलैंड ऑफ स्ट्रेंजर्स। तो ये तो बड़ी वो उस किस्म की लैंग्वेज है जो यू नो वो फार राइट यूज करती है, आइलैंड ऑफ स्ट्रेंजर्स, स्वॉर्म ऑफ बीज, दीस इमिग्रेंट्स, स्टॉप द बोट्स। सो अब क्या करना पड़ रहा है, जो मॉडरेट पार्टीज हैं और जो मॉडरेट पॉलिटिशियंस हैं ना, दे हैव टू प्ले टू द गैलरी। अब कंपटीशन इस चीज़ का नहीं है ज़्यादा ह्यूमन राइट्स कौन दे सकते हैं, ज़्यादा डेमोक्रेसी कौन लाएगा। अब कंपटीशन दुनिया भर में इस चीज़ का है, ज़्यादा xenophobia किसके अंदर है, ज़्यादा नफरत को कौन उकसा सकता है, ज़्यादा हेट मॉन्गरिंग और रॉ मॉन्गरिंग कौन कर सकता है। सो दिस नाउ इज द न्यू डायनेमिक, जिधर के डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट जस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ही इज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज अमेरिकन प्रेसिडेंट इज द डिफेक्टो यू नो वर्ल्ड प्रेसिडेंट। रिलीजन पे मैं बाद में आऊंगा इन आंसरिंग। मुनीब भाई आपसे सवाल है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक लीडर जो लीड करेगा मुल्क को, क्या उसके अंदर एक पॉपुलिस्ट होना एक फैक्टर होना नहीं चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह के इश्यूज़ के अंदर है, तो आवाम को लीड करने के लिए एक उस लीडर के अंदर पॉपुलिस्ट वाला फैक्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? Very good question, and you know that also ties itself to the second question he asked, religion। तो मैं इनको ग्रुप टुगेदर कर देता हूँ कि पॉपुलिज्म का इस वक्त है। Alright, तो रिलीजियस नेशनलिज्म ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बिकॉज मैंने कहा है ना, इट मेक्स इट ईजियर। दैट्स नॉट द ओनली टूल इन द आर्मरी ऑफ पॉपुलिस्ट्स। जिस तरह इधर इरफान कादिर साहब ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है कि नहीं, नॉन रिलीजियस पॉपुलिज्म भी होती है, बिल्कुल होती है, बट रिलीजन जस्ट गिव्स यू अ वेरी ईजियर, अ मच ईजियर रूट टूवर्ड्स दैट। तो बिल्कुल वो वाली अगर किसी ने प्रेडिक्शन की हुई है तो बिल्कुल ठीक की हुई है कि रिलीजन इज अगेन गोइंग टू मेक अ कम बैक, एंड इट इज मेकिंग अ कम बैक। एंड देन द अदर क्वेश्चन जो कि मुझसे पूछा गया कि जी पॉपुलिज्म ज़रूरी भी है बिकॉज इट गिव्स यू लाइक अ फोकल पॉइंट कि आप सारे उसको फॉलो करो। आई एम सॉरी, यू नो, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से आता हूँ जिधर ना जब मेरे सामने वर्ड आता है मासेस, आई लुक एट दैट वर्ड विद अ लॉट ऑफ स्केप्टिसिज्म, बिकॉज फॉर मी द एम इन मासेस इज ऑलवेज साइलेंट। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। अगर मेजॉरिटी कह रही है गलती कह रही होगी, तो अब यहाँ आप लोग मुझे कहोगे यू आर एंटी डेमोक्रेटिक। वेल, यू नो, वी नीड टू डिसाइड डेमोक्रेसी वर्सेस मेजॉरिटेरियनिज्म, इनमें कोई डिफरेंस है या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं? बिकॉज अगर हम ये कहते हैं डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट द मेजॉरिटी वांट्स, तो मेजॉरिटी वांट व्हाट दे वांटेड बैक इन हिटलर्स जर्मनी, what they want in Modi's India, or what they have wanted in बड़े लोग कहते हैं जी मजहबी पार्टी कभी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं जीती। अब मुझे पता नहीं है वो इलेक्शन कभी जीते नहीं या जिताए नहीं गए, क्योंकि थोड़ी अफवाहें सुनता रहता हूँ। अफवाह है, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, फॉर्म 47 गवर्नमेंट और वो सारा कुछ। सो लाइक इज समबडी गेट कीपिंग मेकिंग श्योर दैट दीज राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट दे जस्ट रिमेन ऑन द स्ट्रीट्स टू कीप पॉलिटिशियंस एंड यू नो द पब्लिक ऑन देयर टोज। अगर वो डिसाइड कर लेते हैं, कोई अगर डिसाइड कर लेता है विद इन द कॉरिडोर्स ऑफ आवर दैट नो दीस पीपल शुड एक्चुअली बी सिटिंग इन पार्लियामेंट, तो पता नहीं शायद कुछ और हो जाए। थैंक यू मुनीब। सो या वन, हाँ जी ऐड कीजिए।
ये जो आपने कहा कि पाकिस्तान में पॉपुलिज्म जो है वो उसकी कितनी ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ, मुझे क्योंकि वो डेफिनेशन उस तरह से नहीं आती जिस तरह मुनीब साहब को आती हैं, क्योंकि इनका ये सब्जेक्ट है, या जिस तरह अमजद साहब को ये सब्जेक्ट्स ये इनसे डील करते हैं, क्योंकि आई एम नॉट अ प्रोफेसर ऑफ दीज मैटर्स। लेकिन व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़ के पॉपुलिज्म जो है इट कैन बी प्रोग्रेसिव एज वेल एज इट कैन बी रिट्रोग्रेसिव। तो अगर प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन की तरफ हम जाना चाहते हैं, पाकिस्तान जाना चाहता है, तो बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह की कोई मूवमेंट चलती है विच इज़ प्रोग्रेसिव। और अगर रिट्रोग्रेशन है जिस तरह के हिंदुस्तान में और बहुत सारे दूसरे मुल्कों में है, तो दैट इज़ व्हाट वी शुड शन। One small line, I'm very sorry. There is a difference between populism and being popular. Once you are popular, you are embraced, you are accepted, your agenda is accepted, you are brought to power. When you are populist, it means you are extremist, you are violent, you are propagandist, and you are revengeful. अच्छा सर, आपने बात की थी शायद कि ये जो अभी हमारा कॉन्फ्लिक्ट चला है इंडिया और पाकिस्तान का, इसमें शायद पॉपुलिज्म कम हुआ है, ये शायद आपका क्लेम था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो रिलीजियस नेशनलिज्म है ना, उसका राइज़ हुआ है, और शायद ये सही नहीं है। क्यों? हाँ, कोई भी, क्योंकि हमने आज आई डोंट नो, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, जो हमने अपना ऑपरेशन बैक किया है, दिफा किया है, उसका नाम भी हमने एक रिलीजियस टेक्स्ट से रख दिया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? और आई डोंट नो, मैं इसके ऊपर आपका जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी ऑफ दिस। एक्चुअली मेरा व्यू ज़रा डिफरेंट है, इस पैनल के ऊपर जो व्यू शेयर किया गया है उससे थोड़ा डिफरेंट है मेरी टेक। मुझे लगता है पॉपुलिज्म अब और बढ़ेगा दोनों भारत और पाकिस्तान में। ये बात मैंने पहले भी कही है कि मोदी अपनी ऑडियंस को अब जो बयानियाँ दे रहा है वो ये दे रहा है कि सीज फायर नहीं हुई, ये पॉज है, सिर्फ पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देयर इज अ रीजन व्हाई गोदी मीडिया वेंट इनटू अ फ्रेंजी। अर्नब गोस्वामी गुस्से में था कि ट्रंप कौन होता है, ट्रंप कौन है जो कि हमारी जंग लड़ा। उसको पता है कि साउथ एशिया के अंदर हुआ है क्या, चल क्या रहा है, उसको तो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स का नहीं पता। ये तो वो बंदा है जो कि कहते हैं हजारों साल पुरानी है कश्मीर और कश्मीर के ऊपर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई। वो क्या जाने होता कौन है बीच में टूट करने वाला। अच्छा, कमाल की बात यही है कि यही गोदी मीडिया थी जो नवंबर 2024 में जश्न मना रही थी कि जी अब ट्रंप आ गया है, वो मोदी का बड़ा अच्छा दोस्त है। सो एक तो ये इन लोगों का कितना खोखला नैरेटिव है वो भी हमारे सामने आ गया, कितनी जल्दी ये लोग यू टर्न लेते हो भी हमारे सामने आ गया। बट मोदी मेक श्योर कर रहा है कि वो जो एक वॉर फ्रेंजी है वो मची रहे। एंड इंडियन मीडिया चाह रही थी कि वॉर हो। वो जब ये कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर छुप गया है, उसको भागना पड़ गया है, पाकिस्तान के अंदर जो हाईएस्ट है चेन ऑफ कमांड में वो तो उसको अरेस्ट कर लिया गया है। दिस इज व्हाट दे वर सेइंग। एंड अगले दिन इनका एक सुशांत सिन्हा नाम का जर्नलिस्ट है, वो ये कहता है कि अगर थोड़ा बहुत कुछ गलत हो भी गया है तो उसमें क्या है, कम से कम आपका नेशनलिस्ट सेंटिमेंट तो रहना चाहिए। सो पॉपुलिज्म वहां स्ट्रेंथन हुआ है। हाँ, इन्होंने जो बात कही वो यहां तक बिल्कुल ठीक है कि इंटरनेशनली इंपेयर हुआ है इंडिया की जो एक रिलायबिलिटी है, बिकॉज समहाउ दे वर वांटिंग कि ना पाकिस्तान का नाम लेकर दुनिया भर इंटरनेशनल कम्युनिटी, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ये कहे कि पहलगाम पाकिस्तान ने करवाया, सवाए इसराइल के और किसी ने नहीं कहा। तो अब वो नाराज हो गए हैं कि टर्की और अजरबैजान ने तो खुल के पाकिस्तान का साथ दे दिया, तो वो कह रहे हैं कि अब हम टर्की में बॉलीवुड फिल्मों को शूट नहीं करेंगे, अब टर्की की टूरिज्म इंडस्ट्री को हम लोग फायदा नहीं देंगे, बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान। तो अब वहां क्या हो रहा है कि आप यूट्यूबर्स को अरेस्ट कर रहे हो। पाकिस्तान में किस तरह से पॉपुलिज्म बढ़ेगा अब, बिकॉज एक्सटर्नल थ्रेट, वो जो बीच में वो वाली एक सेंस खत्म हो गई थी कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी की, वी हैड अ लॉट ऑफ इंटरनल टर्मोइल गोइंग ऑन, तो अब वो वापस उजागर हो गई है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अभी पीका के अंडर 2 पीटीआई के सपोर्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया है कि जंग के दौरान तुम लोग ये बात कहे थे वो कर रहे थे। तो अब यहां भी सेंसरशिप का एक बहुत लेजिटिमेट एक्सक्यूज मिल गया है पावर्स दैट बी उन सारों को। सो ये जो पॉपुलिज्म की लहर चली है, इट्स नॉट ट्रांजिएंट, इट्स हियर एंड इट्स हियर टू स्टे। कि पॉपुलिज्म बढ़ेगा कि कम होगा, तो मेरा जवाब बिल्कुल टू द ऑपोजिट है मुनीब से, टोटली ऑपोजिट है। मैं समझता हूँ कि ये कम होगा। क्यों कम होगा? इसलिए कम होगा कि आज वो दुनिया नहीं है जिसको कि बिल्कुल बेखबर दुनिया थी, आज बाखबर दुनिया है। आज हम ज़रा भी शहर से बाहर जाते हैं और हमें वाईफाई या इंटरनेट नहीं मिलता तो फ़ौरन हमें मुश्किल पड़ जाती है और हम भागते हैं कि किसी जगह से हमें वो मिले और हम दुनिया की ख़बरों के साथ हम आहंग रह सकें। तो अब इतने करोड़ों अरबों लोग जो हैं वो फोकस्ड हैं यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर कि वो बेवकूफ़ उनमें हैं, बहुत हैं, ये नहीं कि बेवकूफ़ नहीं है,
गलत तासुर लेने वाले भी बहुत हैं, लेकिन इस मौके पे मुझे एक अब्राहम लिंकन की सेइंग याद आ रही है जो कि बड़ी कॉमन है और जो आप भी सब जानते हैं, और मैं बड़ा फ़ैन हूँ लिंकन का। बचपन से जब मैं 7th-8th क्लास में था, उसने कहा था, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो इस उसकी जो लिंकन की सेइंग, अगर उसको मैं सामने रखूं, और इतनी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, ये ठीक है कि मीडिया में पॉपुलिज्म बढ़ेगा हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, लेकिन मीडिया में पॉपुलिज्म बढ़ना हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ओवरऑल पॉपुलिज्म बढ़ेगा या आप लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे और ये बढ़ता ही चला जाएगा, इवेंचुअली ये रिसीड करेगा। मेरा भी ये ख्याल है कि ये कम होगा या कम होना चाहिए, मुझे आसार ऐसे नज़र आ रहे हैं। सर आप? जी, आई एम मोहम्मद सिद्दीकी। मेरा कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है, एआई और सॉफ्टवेयर का। दैट वाज द इंट्रोडक्शन। अच्छा, पहले तो गज़ा वालों से साथ थोड़ा अज़हार अफसोस और वो, लेकिन बस एक अफसोसनाक है। टॉपिक से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन शायद आपने एड्रेस किया भी है, तो मैं उसी को थोड़ा आगे लेके चलूँ कि जिस तरह इरफान सर ने कहा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें तो देखें इरफान साहब, अगर आप अच्छा वो थोड़े से अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पॉपुलरिज्म बढ़ा है, बल्कि मैं कहूँगा जिस तरह आपने एक वर्ड यूज़ किया अहिंसा, कि इसमें कोई शक नहीं है कि आज से 10-15 साल पहले पूरी दुनिया में अहिंसा को ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता था और इस ह्यूमनिज़म को ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता था, और ये चीज़ कि वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन, और हमें मतलब मुल्क से बालातर होके, मज़हब से बालातर होके जो है ना वो करना चाहिए। ये चीज़ घटी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये आइडिया ये था कि जब एक बंदा के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो ये चीज़ ज़्यादा, यानी कि ह्यूमनिज़म ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन ऑपोजिट हुआ। तो ये क्यों हुआ? मतलब ये हमारी एक्सपेक्टेशन में ये मतलब ये कैसे हुआ कि क्योंकि लॉजिकल ये लगता है कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी। एक सवाल ये है, और दूसरा एक और सवाल था जो मैं भूल गया। अच्छा, लेकिन अभी एक बात एड्रेस करना चाहता हूँ। जब आपने कहा कि आपको लगा कि शायद मैं सुन नहीं रहा, तो वो नजर की वजह थी थोड़ी सी जो कमजोर है, तो बाद में मैंने आपको देखा तो मुझे पता चल गया। अच्छा, एक और सवाल ले लें आप दोनों का एक साथ अच्छा, जवाब लेकिन दीजिएगा। ये बात मैं इधर ही कर दूं, उससे पहले कि मेरे माइंड से बिल्कुल ही भाग जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अब इंटरनेट आ गया ना, और मुसीबत हो गई है, अब लोग और स्टूपिड हो जाएंगे, एंड देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर दैट, बिकॉज लुक, इंटरनेट के ऊपर एल्गोरिदम्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किसके हाथ में है? इलॉन मस्क। उप्स, सो वो तो अपना डोजी या डॉग नाम की एक डिपार्टमेंट चला रहा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में। उसका तो प्रॉफिट है इन मेकिंग यू पीपल इवन मोर स्टूपिड, बिकॉज यू डोंट जस्ट सी के देयर इज इंफॉर्मेशन, यू ऑल्सो सी हु इज कंट्रोलिंग दैट इंफॉर्मेशन। सो हु इज गोइंग टू इन्फॉर्म योर चॉइसेस? द मोस्ट मिस इन्फॉर्म पीपल आर गोइंग टू डू दैट। हु ओन्स फेसबुक फॉर इंस्टेंस, ज़करबर्ग, जिसने क्या किया है, उससे सबमिट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के आगे कि फैक्ट फाइंडिंग वगैरह नहीं हुआ करेगी अब उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो नाउ दे आर ऑल playing to the gallery, they are all pandering to the Trump administration. So the most powerful are the ones who own information, and information, actually not information, disinformation is the newest currency. तो एल्गोरिदम्स यानी आप Yup. ओके एक सवाल और पूछना यार ज़रूरी है ज़रा। मुख्तलिफ मुनीब साहब से कि हमारा जो ख़ित्ता है ख़ास तौर पे, यहाँ जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी रेट से जो स्टुपिडिटी है वो भी बढ़ रही है, और उसी रेट से सैनिटी भी बढ़ रही है। दोनों का नंबर बढ़ रहा है। नंबर ऑफ स्टुपिड पीपल इज ऑल्सो इन द इंक्रीज, नंबर ऑफ सेन पीपल इज ऑल्सो ऑन द इंक्रीज। लेकिन अगर दोनों का मुवाजना किया जाए तो इवेंचुअली मेरा ये ख्याल है कि सैनिटी विल स्टिल प्रिवेल। द मोमेंट इट हैपन्स कि सैनिटी इज नॉट गोइंग टू प्रिवेल, देन वी विल नॉट बी देयर। ठीक है, वो तो एक विश है, लेकिन अच्छा, दिल दुनिया- विश एंड दुनिया दिल फिर reality। यहाँ- अच्छा, एक सवाल है सर, मैंने पीछे पूछा जरा काफी जरूरी सवाल हैं बस। है। एक सवाल, नहीं, 2 सवाल आप कर चुके हैं, प्लीज आप पीछे इनसे दे जो मुख्तलिफ आ रहे पीछे दे हैं, दें। चलें एक सवाल पूछ लेता हूँ, फिर एक जवाब सेकंड, अगर देना मेरे चाहते जो हैं। मुनीब साहब से सवाल थोड़े से मुख्तलिफ वो आ रहे मुनासिब नहीं हैं, है ना, पीछे 2 हाथ उसमें आ रहे हैं, एक आप- बेसिक सोच का थोड़ा हमारा फ़र्क है। मेरी थोड़ी सी मैथमेटिक्स की भी बैकग्राउंड है और मुनीब साहब की ज़्यादा जो है लिटरेचर की बैकग्राउंड है, तो वो हमारा एक अच्छा, एक difference सवाल है। छोटा सा अच्छा, पूछूंगा आप पूछ लें, अभी आपने जवाब नहीं देना, फिर पीछे हाँ, जरा बाद हाथ में कर देते हैं। सवाल सुन ले कि सेंट्रिज्म का क्या मुस्तकबिल, और दूसरा कि मुसलमानों के अंदर शिद्दत पसंदी जो है
वो हमें कम करना पड़ेगी या मतलब उसका क्या रोल है? एक इस वजह से मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, थोड़ा पीछे काफ़ी लोग Okay. हाथ उधर, और फिर एक पीछे साहब है, उधर कौन था? मैं फिर ठीक क्विकली है। जरा इनकी बात का जवाब दे देता हूँ। ये मुझे जो सबसे ज्यादा ये इन्होंने बात की है ना कि जी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर रेडिकलाइजेशन बढ़ेगी या कम होगी, या होने की जरूरत है, करनी चाहिए, बहुत ज्यादा करनी चाहिए, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली यू नो द मुस्लिम कम्युनिटी ऑन अ ग्लोबल लेवल, उनको जिस किस्म की प्रोजेक्शन मिली है उसमें उनका अपना कसूर भी है, वो इतनी अच्छी नहीं मिली। अनफॉर्चुनेटली देव बीन स्टिग्मेटाइज्ड सो मच, देव बीन स्टिग्मेटाइज्ड सो मच दैट दे विल नीड टू टेक द नैरेटिव बैक, बट फॉर डूइंग दैट दे विल नीड टू ब्रिंग चेंज फ्रॉम विद इन। मतलब कि इंट्रोस्पेक्शन का वक्त अब आ गया है कि व्हाई इज इट कि जिस चीज़ को यू नो द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, द ग्लोबल नॉर्थ एंड देयर मीडिया, जिस चीज़ को टेररिज्म कहते हैं, उस डेफिनेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम कम्युनिटी के लोग खड़े उतरते हैं। इसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि दोज हु वील्ड पावर, जो कि कलोनियलिस्ट रह चुके हैं, खुद डेफिनेशन ही वो शेप अप कर रहे हैं, तो नो सरप्राइजेस कि यू नो एक जो अदर कम्युनिटी है यानी मुस्लिम कम्युनिटी वो ही उसके ऊपर खरी उतरेगी। बट कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक बहुत रेजिस्टेंस रही है टू इंटीग्रेट, एंड दे विल हैव टू चेंज दैट, नॉट जस्ट चेंज द इमेज बट रियली चेंज द ग्राउंड रियलिटी एज वेल। इसलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर हमारे जितने भी सियासतदान हैं, लीडरान हैं, आम लोग हैं, प्लीज जब आप बात कर रहे होते हो आप इस तरह की बात ना किया करो कि जी हम क्योंकि ईमान वाले हैं तो हमने भारत को हरा दिया, बिकॉज आपके मुल्क के अंदर क्रिश्चियंस भी रह रहे हैं, हिंदूज भी रह रहे हैं। डोंट मेक देम फील कि डिस्पाइट हैविंग अ CNIC यू आर नॉट एंड यू कैन नेवर बी इक्वल सिटीजंस। मैं ये हमारे लीडर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इस तरह की बातें ना करो, डिवीजन क्रिएट करती है। या Thank you for क्या मैं- the constructive ठीक है, आप discussion. और फिर उसके बाद My दो question to सवाल- you, sir, is may I? दोनों और ये। जी जी। My question to you, sir, is what makes populism so much popular in the wasteland that we are living in, and also why are humans growing hollow, shallow, and senseless with each passing day? Thank you. या वेरी गुड क्वेश्चन। सो इधर एक बात हुई थी पॉपुलर और पॉपुलिज्म। आई एम नॉट सेइंग देयर बोथ द सेम थिंग्स, बट पॉपुलिज्म डज come from, you know, the stem is popularity. So मुझे बड़े बड़े लोग नाराज हैं कि बुक के कवर पे हाउ डेयर यू कि तुमने इमरान खान को नेतन्याहू के साथ एक ही कवर के ऊपर लगा दिया। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि देखो मैं लगा सकता था नवाज शरीफ साहब को, मैं लगा सकता था इन सारों को, बट वो पॉपुलैरिटी वाला जो एक एंगल है वो थोड़ा मिसिंग है। इमरान खान इज वेरी पॉपुलर, you know, and by his own admission he's very popular. So अगर आप पॉपुलर हो तो फिर आप पॉपुलिज्म की स्टेज पे भी पहुंच सकोगे, बिकॉज पॉपुलिज्म फीड्स ऑन अ पॉपुलर नैरेटिव इन द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ वेज। इट डिस्टॉर्ट्स योर परसेप्शन ऑफ रियलिटी, इट क्रिएट्स आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ थ्रेट। इट सेज कि ये जो सिस्टम से बाहर हैं, ये आउटकास्ट हैं, जो कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, ये गंद है और ये दे आर out there, they are going to take you people and your lives away from you. So उससे पहले कि that happens, you know, अपना भरोसा रखो हम पर। मुझे क्या जरूरत थी कि मैं वलायत छोड़कर इधर पाकिस्तान में आता, मेरे पास तो सब कुछ था दिया हुआ, मैं आपके लिए आया। उसी मुनीब, तरह से आगे- मोदी भी कहता आगे है बढ़ते हैं, कि थोड़ा you know मैं सवाल चाय है। वाला होता था, but I am a self-made person, I'll save you. So that is the mentality behind it. They create the threat and then they say that we are the solution to the threat ourselves. Yes. अच्छा, these 3 last questions, ये 3 क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर कंक्लूड करेंगे, एक यहाँ से और वो और फिर वहाँ। जी बेटा आप पूछें। Hello, my name is Safa and I'm a student of Infotech. Sir Irfan implied that Mao Zedong's populism wasn't religious. But in this context, wouldn't it be regarded as the populism of the proletariat? And even if it's acknowledged as populism in a negative connotation, can't it still be regarded as progressive, as he said? Any movement which starts for the welfare of the people to begin with is a good thing. But once you perpetuate it and you try to, become intolerant vis-a-vis other ideas, then obviously when it becomes populism of that kind, it is not progressive. And that is why China over the years has progressed, and there is a great change from Maoism to the present day China. Chinese are far more liberal now, of course not in the political arena, but otherwise as far as the social life is concerned, China is a fairly liberal society.
जी एक बस ये दो आखिरी सवाल हैं, एक आप और एक इधर खातून है। Assalamualaikum. My name is Manur Umar. मैं भी एक वकील हूँ. मेरा भी सवाल इस फॉर मिस्टर इरफान कादर और एनीवन एल्स ऑन द पैनल. हमने बात की थी जहाँ तक कानून और पॉपुलिज्म की. हमने तो कानून काफ़ी दफ़ा इस मुल्क में इस्तेमाल किया हुआ है टू अपीज रिलीजियस पॉपुलिस्ट सो टू स्पीक एंड सेल्डम एनीवन दैट्स चैलेंज्ड इट हैज़ लिव्ड राइट. सो इवन व्हाइल आस्किंग दिस क्वेश्चन आई वाज थिंकिंग ट्वाइस कि ये जो हमारी फॉर एग्जांपल जो ऑर्डिनेंस XX पास हुई थी 1984 में दैट सेड इट्स इलीगल फॉर Ahmadis to pose as Muslims. 1984. My question here is, I'm not challenging the wires, although they should be challenged in the Constitutional Court, is how do we nip this kind of religious extremism in the bud, right? The state is constantly complicit or they're letting them do what they want out of fear. अगर as a lawyer मैं petition लेके जाऊँ, कल मेरे पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, कोई जज कोई जजमेंट दे उनके साथ क्या होगा, पुलिस FIR नहीं काटती इन लोगों की, तो ये रिलीजियस पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, साथ अपने का स्टुपिडिटी भी बढ़ रही है. What actions can the state take to really start now putting this to an end? बड़ा अच्छा आपका काफ़ी अहम सवाल सवाल है है, बहुत अहम सवाल है. एंड दिस क्वेश्चन pertains to jurisprudence as well as to legisprudence. Obviously, if there has to be any lawmaking, it is to be done by the parliament, and improvements are always required in any constitution. American constitution has had so many amendments. Our constitution has had so many amendments. And if people who genuinely feel people like you, they must come forward and raise this. And those people who matter or who are a part of our legislature, they also should come forward, and I see no reason why these amendments cannot be affected. Thank you. जी पीछे दो सवाल हैं. अस्सलाम वालेकुम. मेरा सवाल सर मुनीब से है. I wanted to say that majority of my political and social thought aligns with you, but I feel like people like you and me fall in the minority. And my question to you is that do you not sometimes feel threatened or unsafe living in Pakistan with what others would call controversial views? ऑफ कोर्स बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है. एंड मुझे तो जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं सारे एडवाइस करते हैं कि यू नो इतना ना खुल के बोला करो, ज़बान को लगाम दो. बट आई एम एट दैट स्टेज इस वक्त इन लाइफ कि आई रियली थिंक कि व्हाट्स देयर टू लूज, क्या कर देख लो. इट्स बिकॉज यू नो आप जिंदा लाश भी तो नहीं बन के रह सकते ना. अभी उन्होंने जो एक क्वेश्चन पूछा अबाउट के जी पाकिस्तान में बड़ी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, इसका क्या किया जाए. आप देखें पाकिस्तान में अगर एक प्रोग्रेसिव थॉट आती है, अगर हम रिलीजियस कम्युनिटीज़ और माइनॉरिटीज़ को, जो डाइवर्स रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, उनको अंडरमाइन करना, डीह्यूमनाइज करना बंद करते हैं, मुझे बताएं कि ये जौन सी गोदी मीडिया ये किस मुंह से कहेगी फिर कि पाकिस्तान एक मदरसा छाप मुल्क है या एक जहाद फैक्ट्री है. सो क्या पाकिस्तान का बयानिया स्ट्रेंथन नहीं होता? So I want to do my bit into it because unfortunately or fortunately, whichever way you want to look at it, but my identity, and it was not out of my own choice, you don't choose where you're born, but now it's for life, it's tied with Pakistan. And so I would want Pakistan to be its best, not somebody else's worst. तो मुझे जब पाकिस्तान में कहते हैं नहीं देखो इंडिया में भी ऐसा हो रहा है, इसराइल भी तो ये कर रहा है, तो मैं कहता हूँ no, but you wouldn't be anybody else's worst, you would want to be your best. But I'm sorry, you are at your worst and in such a way that life has become unlivable, it's become uninhabitable because of you people and your majoritarianism, and I will challenge it to the very last as far as I can. जी भाई साहब आपका आखिरी सवाल है, बस इस पर हेलो खत्म मुनीब सर. सर शाज़ेब अफरीदी फ्रॉम एक्सवाटा. सर यहाँ पर बात हो गई कि जो 2 दिन जंग हो गई उसमें दोनों तरफ पॉपुलिज्म ख़त्म हो गई या ख़त्म नहीं होगी, कुछ ना कुछ नुकसान हो गया उसको. तो सर मुख्तलिफ आरात थी, बढ़ेगा या कम होगा. यहाँ पर आपने बोला था सर कि पाकिस्तान में इमरान खान की पॉपुलिज्म थोड़ी कम हो गई, लेकिन मैं उसका फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन उनके मुखालिफत में जो लोग खड़े हैं, मखसूस लोग, उनकी जो बढ़ गई है, और उन्हीं के फिर पैदा करदा जो तंजीमें हैं जिन पे आज तक कोई FIR नहीं हुआ है, वो या कश्मीर में लड़ रहे हैं, कश्मीरियों के खून में वो मिलाओ से डायरेक्टली, और या KP में, बलूचिस्तान में, फिर इन्हीं के नामों से ये जो तंजीमें बन रही है, उसी की बिना पे इन लोगों को जब पॉपुलिज्म मखसूस लोगों का ऊपर आ गया है, बग़ैर किसी के कहने पर ऑपरेशन करते हैं, और मीडिया पे इनके पहले जो गुजरी हुई लोग हैं वो अपने इन दहशतगर्दों को अपना हीरो मान चुके हैं. तो इनके पॉपुलिज्म का क्या करना मैंने अभी ये कुछ देर पहले बात कही थी कि बल्कि अब तो क्या हुआ है, पॉपुलिज्म बढ़ेगा.
इस पूरी जंगी सिचुएशन से भारत में तो बढ़ गया, इधर अब डिसेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरा एक इधर वाकई जो भी पॉलिसी मेक करता है हमारे यहाँ और दिहाइयों से करते चले आ रहे हैं, मेरा उन सबसे सवाल है कि जितने भी ये LET या JEM या कभी फितनाल खारिज हो जाते हैं तो कभी ये TTP हो जाते हैं, ये जितने भी इस तरह की तंजीमें हैं, इन्होंने एक वादा किया था वी आर यूजफुल, क्योंकि हम जी कश्मीर का कॉज उठा रहे हैं। कौन सा कॉज उठाया? ये लोग बैठे हुए थे, आर्टिकल 370 भी एब्रोगेट हो गया, फर्दर एनेक्सेशन हो गई उधर की। अभी ये जितनी भी जंगजू सिचुएशन हुई थी ये खित्ते में, अभी पाकिस्तान और मतलब रफेल जेट डाउन हुए हैं और MIG उनका डाउन हो गया है और वो कह रहे हैं डाउन नहीं हुआ, जो कुछ भी। इसके अंदर मुझे बताएं कि ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं जिनको कि आलमी सतह पे दहशतगर्द भी माना जाता है, इन्होंने रफेल जेट्स डाउन किए थे? बिल्कुल भी नहीं किए थे। तो एक बात तो साबित होगी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान ने प्रूव करना है दैट वी आर यूजफुल कंट्री, आप 1980s की पॉलिसी 2025 में लगाकर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यू आर गोइंग टू बिकम अ थ्राइविंग इकोनॉमी। डेमोक्रेसी तो भी भूल जाओ ना आप, मैं तो इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ कि अगर सेल्फ इंटरेस्ट ही हमारा एक कंपस है, गाइडिंग कंपस है, तो अब मेरे ख्याल से जिस तरह मुझे खैबर पख्तूनख्वा में दिख रहा है, मोहसिन डावर ने एक अभी फुटेज भी शेयर की है कि दन दनाकर वो फितनाल ख्वारिज वाले फिर रहे हैं, उनको किसने उधर ही सेटल किया? ठीक है, तो वो सारे अब दन दना रहे हैं और बच्चियों को कह रहे हैं, लड़कियों को कह रहे हैं आप स्कूल में नहीं जाओगे। तो हमारे मुल्क के अंदर इन लोगों को एसेट्स नहीं लायबिलिटी के तौर पर देखने की सख्त जरूरत है। मेरी पहली किताब इसी चीज के बारे में थ्रू, क्योंकि मैं नहीं दूसरी किताब लिख सकता था जब तक मैं अपने ही मुल्क के अंदर जो चीजें हैं, जो इल्स और ईवल्स हैं, उनको ना एड्रेस करूं। फिर मैंने कहा कि अब बाकी दुनिया के ऊपर आ जाता हूं। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि भारत जो कि कहते हैं हम जिहादिज्म के अगेंस्ट लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, वारे आप तालिबान वालों को स्टेट विजिट पे ला रहे हो और उनका कोई अभिजीत अय्यर है और वो ये कहता है कि सबसे बड़े सेकुलर ये तालिबान वाले हैं। तो अब ये मैं कह रहा हूँ व्हाट काइंड ऑफ अ क्रेजी वर्ल्ड आर वी लिविंग इन? दिस इज एन एज ऑफ इंटॉलरेंस। आखिरी सवाल है। बिल्कुल। मेरा नाम सलाउद्दीन है और मैं भी पेशे से वकील हूँ, इस्लामाबाद बेस्ड हूँ। आपके आखिरी पॉइंट से मैं यही कहूँगा कि हमारे अपने माशरे में क्या हो रहा है इसको ज़्यादा फोकस है रादर देन वर्किंग ऑन अ ग्लोबलाइजेशन। सो जिस तरह सिंध में रिलीजन एक्सट्रीमिज़म पीक पे लेके जा रहे हैं, द वन दे आर डूइंग इन KP के, दिस इज समथिंग दे आर डूइंग कि TLP का मदरसा जहाँ पे 99% डिस्ट्रिक्ट थरपाकर में हिंदू कम्युनिटी है, वहाँ पे मदरसे बना दिए जा रहे हैं। एंड समथिंग डेट बीन वेरी शॉकिंग, डॉक्टर शाहनवाज कुंबर का जो रिसेंटली मर्डर हुआ था, आई वॉज वेरी सरप्राइज के उस रिलीजन एक्सट्रीमिज़म को द वे प्रोग्रेसिव पीपल इन सिंध जिस तरीके से डॉक्टर शाहनवाज का बाद में उसको कब्र कुशाई गई एंड ऑल दैट प्रोग्रेसिव सिंधीज डिड, वो हमें पंजाब में फैक्टर नहीं मिलता। स्पेशली जो लाहौर से इस्लामाबाद का रीजन है उस पे हमें ये नहीं मिला। सो कंसिडरिंग दैट व्यू, पाकिस्तान को स्पेशली जब खादिम रिजवी जैसे लोग आते हैं, दीज आर द आल्सो प्रोटेक्शन ऑफ पॉपुलरिज्म। आई से इस हवाले से आप इसको अगर अच्छा, ये जो मेरी किताब है ना, एज ऑफ इंटॉलरेंस, जो तो मैं इसराइल के बारे में बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की कर रहा हूँ, डॉक्टर, ये आई थिंक दिस इज द ओनली बुक एवर अभी तक जिसमें डॉक्टर शाहनवाज के बारे में लिखा हुआ है और सिंध रवादारी मार्च के ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ था फिर उसके बारे में भी इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। सो एक्चुअली दिस बुक आई एम नॉट प्लेइंग सेफ हियर। और मेरी जो पहली बुक थी उसमें तो मैं बिल्कुल भी नहीं सेफ प्ले कर रहा था ना। सो द फर्स्ट टाइम आई एवर रोट अ बुक दैट वाज बैप्टिज्म बाय फायर व्हेन आई डिसाइडेड टू सॉर्ट ऑफ लॉन्च माय जर्नी एज अ राइटर। तो मैंने ये बात बिल्कुल एक तो किताब में भी कही और मैंने जगह जगह के ऊपर कही हुई है कि सिंध जिसको कि हम रिलेटिवली लिबरल और प्रोग्रेसिव मानते थे, अब उधर भी TLP की होल्ड और पकड़ इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि सबसे बड़ी थ्रेट अब पाकिस्तान को यही है। आप ये नहीं कर सकते। देखिए हमारा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना स्टेट के साथ, वो क्या होता है? थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये है, हम स्टेट की पॉलिसीज और लॉज को क्यों मानते हैं? बिकॉज दे होल्ड देयर पावर एंड मोनोपोली ऑफ वायलेंस फॉर आवर बेनिफिट। एंड सो अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर सो कॉल्ड बीच में आ जाते हैं और वो इस तरह से स्ट्रीट पावर का इस्तेमाल करते हैं और जुमगट्टा इकट्ठा करते हैं, तो वहां स्टेट बीच में आती है, वो उनको रोकती है, उनको आड़े हाथों लेती है। तो आप फिर यूं चुप करके बाय स्टैंडर्ड का रोल ना करते हो ना कर सकते हो, बिकॉज वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ब्रेक डाउन को रिप्रेजेंट करता है। सो मैं इसीलिए तो बार बार कह रहा हूं, अगर तो बात थी कि कोई फायदा भी है, मैं ये पॉइंट देना चाह रहा हूं, किसी को फायदा नहीं है। इवन दोज हु वील्ड द ग्रेटेस्ट पावर इन द कंट्री, उनको भी फायदा नहीं है सबसे, बिकॉज इंटरनेशनली आपके नैरेटिव को इंपेयर कर रहे हैं और इंटरनली जो हमारे पास रेवेन्यू आ सकता था और बल्कि जो हमारी एलीट और रिच हो सकती थी, मैं कह रहा हूं चलो आप लोगों को इनरिचमेंट ही चाहिए, आप ज्यादा तब हो सकते थे इफ यू हैड समथिंग। Should I name? Can we name? Or would I be falling foul of some Pika law?
वुड आई? अगर मुझे आप लोग इसका जवाब दे दो, दैट्स माय काउंटर क्वेश्चन। तो अगर हम लोगों ने खामोश ही रहना है, वी वुड नेवर बी एबल टू टर्न द पेज, तो आप बोलना शुरू करें, बट पुश बैक स्लो डोजेस में। तो अगर मैंने किताबें लिखी हैं तो वो मैंने स्लो डोजेस में पुश बैक किया है, बिकॉज आई हैव नॉट सेंसर्ड। ये बड़ी ओपन किताबें हैं, बिकॉज फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सिनेमा के ऊपर सेंसरशिप हो गई, वो पैमरा ने टीवी कर दिया किताबें, क्योंकि कोई पढ़ता ही नहीं है, तो उसमें लिख लो जो लिखना है। सो मैं इसलिए सबको कहूँगा, एंड पे किताबें पढ़ी हुई हैं, मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, जिससे साइन वगैरह करवाना है वो भी मेरे पास आ जाए, बट प्लीज़ इस किताब को खोल के पढ़ो यार। हाँ, ऑल राइट। बहुत शुक्रिया जी। हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इंतहा पसंद जमातें हमारे अपने लिए और इसी तरह पॉपुलिज़म हमारे अपने लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और इरफान कादर साहब ने एक बात की थी, और बड़ी मुअस्सर बात है कि कानून साजी पार्लिमान करती है, पार्लिमान उसमें तरामीम भी कर सकती है, और अगर कोई मनफी कानून साजी है तो उसको ख़त्म भी कर सकती है, और करना चाहिए। इसके साथ ही बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब और मुनीब कादर साहब, बहुत मज़ा आया, अच्छी गुफ्तगू रही। खुदा हाफिज़।